शुरू करने से पहले थोड़ा सा ये इन्फॉर्मेशन भी देख लेते हैं, इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं, तभी आपको आइडिया होना चाहिए। नीचे क्या लिखा है पढ़िए। ये फिगर क्या शो कर रहा है पढ़िए थोड़ा। व्हाट इज दिस फिगर इज शोइंग। सो ये शो कर रहा है, ये दिख नहीं रहा है तो लैंड रिक्वायरमेंट फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ रोड। एक रोड को कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो लैंड की रिक्वायरमेंट है उसको ये शो कर रहा है, ये डायग्राम शो कर रहा है। दिस डायग्राम इज शोइंग द रिक्वायरमेंट ऑफ लैंड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ रोड। इस डायग्राम में अगर देखो तो ये बेसिकली क्रॉस सेक्शन व्यू है। अगर आप इसको ऑब्जर्व करोगे तो ये क्रॉस सेक्शन व्यू है। मतलब जैसे ये कोई रोड जा रही है तो आपने कहीं पे सेक्शन कट किया है और उस सेक्शन को यहाँ पे शो किया है। तो सेक्शन में क्या हो सकता है, देयर विल बी कैरिज वे। सबसे ऊपर तो कैरिज वे होगा जिसको ब्लैक टॉप पेवमेंट बोल रहा हूं मैं। कैरिज वे या पेवमेंट, सबसे ऊपर तो ये कैरिज वे या पेवमेंट होगा। प्लस इसमें क्रॉस स्लोप भी होगा। क्रॉस स्लोप मतलब ट्रांसवर्स डायरेक्शन में। आई होप कि आपको लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स का मतलब पता है। ये जो डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक है ये लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन है और इसके परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन है उसको ट्रांसवर्स डायरेक्शन बोल रहे हैं। तो इसमें क्रॉस स्लोप नजर आएगा। इस क्रॉस स्लोप को हम क्या बोलते हैं? सो वी कॉल दिस क्रॉस स्लोप टू बी कैम्बर। ठीक है। फिर इसके साइड साइड में, दोनों साइड, यहाँ पे आपको शोल्डर नजर आएगा। दोनों ही साइड, मैं कलर चेंज करके शो करता हूँ। दोनों साइड देयर विल बी सम शोल्डर। दोनों ही साइड में कुछ शोल्डर विजिबल होगा। शोल्डर बेसिकली एक्स्ट्रा विड्थ होता है फॉर सम इमरजेंसी। अगर कोई इमरजेंसी हो तो कोई व्हीकल रोक सके। किसी का टायर पंचर हो जाता है, किसी का इंजन खराब हो जाता है, टायर आउटबर्स्ट हो जाता है, कुछ भी होता है इस तरीके का प्रॉब्लम, तो हम कुछ एक्स्ट्रा स्पेस दे रहे हैं रोड के साइड में, उसको कैम्बर बोल रहे हैं। ठीक है। ध्यान देने वाली क्या बात है कि जो कैम्बर का स्लोप है, कैम्बर का स्लोप इन द पेवमेंट दैट इज लेस एंड स्लोप ऑफ कैम्बर इन शोल्डर इज मोर। शोल्डर का कैम्बर आधा परसेंट एटलीस्ट ज्यादा होता है, सब्जेक्टेड टू अ मिनिमम ऑफ 3% एंड मैक्सिमम ऑफ 5% एज पर आईआरसी गाइडलाइंस। ये भी आपको याद रखना है। जानबूझ के शोल्डर को थोड़ा सा मैंने ज्यादा स्लोप्ड शो किया है। मिनिमम विड्थ ऑफ शोल्डर 2.5 मीटर रखते हैं, जो कि विड्थ ऑफ व्हीकल होती है। इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हो, ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछता है। मिनिमम विड्थ जो शोल्डर का है, दिस इज केप्ट टू बी 2.5 मीटर। बेसिकली दिस इज विड्थ ऑफ वन व्हीकल 2.44 मीटर एज पर आईआरसी। और कोई व्हीकल इमरजेंसी में खड़ा हो सके इसीलिए हमने शोल्डर प्रोवाइड किया है। ये एम्बैकमेंट के ऊपर सारा कंस्ट्रक्शन हुआ है। इफ यू आर एबल टू ऑब्जर्व तो आपको यहाँ पे एक एम्बैकमेंट नजर आ रहा होगा। नाउ बिकॉज ऑफ दिस हाइट एच, चूंकि हम रोड को कुछ हाइट पे कंस्ट्रक्ट करना चाह रहे हैं टू इंश्योर प्रॉपर ड्रेनेज, इस हाइट एच की वजह से ही हम टर्म देते हैं हाईवे। हाईवे का मतलब, वे मतलब रास्ता, हाई मतलब वो रास्ता जो ऊंचाई पे है। बिकॉज ऑफ दिस हाइट, बिकॉज ऑफ दिस एम्बैकमेंट, वी आर कॉलिंग इट हाईवे। हाईवे मतलब वो रास्ता जो कुछ ऊंचाई पे है। ऊंचाई पे क्यों बनाना चाह रहे हैं? टू फैसिलिटेट प्रॉपर ड्रेनेज। पानी रोड का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर पानी आएगा रोड पे तो रोड खराब हो जाएगी। तो इस वजह से हमने कुछ इसको एम्बैकमेंट पे कंस्ट्रक्ट किया है। जो टॉप विड्थ ऑफ एम्बैकमेंट है, जो टॉप विड्थ ऑफ एम्बैकमेंट है या जो बॉटम विड्थ ऑफ फॉर्मेशन कटिंग होता है, इसको यहाँ पे रोडवे शो किया है। इसको कई बार फॉर्मेशन भी बोलते हैं या विड्थ ऑफ फॉर्मेशन बोलते हैं। तो फॉर्मेशन इज नथिंग बट द टॉप विड्थ ऑफ दिस रोडवे। और ये जो एम्बैकमेंट आपने बनाया है, इसका ये जो स्लोप होगा, दिस स्लोप इज कॉल्ड एज साइड स्लोप। कुछ ये लेट्स से कि n हॉरिजॉन्टल इज टू 1 वर्टिकल के टर्म में है, दिस इज व्हाट वी आर कॉलिंग एज साइड स्लोप। ये कुछ साइड स्लोप होगा। जरूरत पड़ी तो यहाँ पे कुछ हो सकता है ड्रेन्स भी हो। देयर विल बी साइड ड्रेन्स, लॉन्गिट्यूडनल ड्रेन्स। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ लॉन्गिट्यूडनल ड्रेन्स, क्योंकि रोड से पानी जब बह के क्रॉस स्लोप से नीचे आएगा तो उसको रोड के साइड में कलेक्ट नहीं करेंगे, रादर उसको भी हम कहीं ड्रेन ऑफ करवाएंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट कट ऑफ लगून्स होती हैं जहाँ पे इस पानी को हम डाइवर्ट कर देते हैं या फिर कहीं पे और इसको हम डाइवर्ट करते हैं। तो यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल ड्रेन या कई बार इसको साइड ड्रेन्स बोलते हैं। साइड ड्रेन्स विल बी विजिबल। समटाइम्स देयर आर बर्म्स एसेट्रा। यहाँ पे हो सकता है इसके पास कुछ बर्म वगैरह हो। बर्म, समथिंग लाइक दिस फॉर स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप। ऑल दिस थिंग्स विल बी विजिबल। ये जो पूरी विड्थ है, यहाँ पे रोड बाउंड्री होगा। बेसिकली देयर विल बी अ बाउंड्री स्टोन हियर। यहाँ पे एक की स्टोन या बाउंड्री स्टोन होगा जो कि बेसिकली रोड बाउंड्री को डेजिग्नेट कर रहा होगा। सो देयर विल बी अ बाउंड्री स्टोन
और इस बाउंड्री स्टोन के बीच का जो गैप है, बाउंड्री स्टोन रोड की बाउंड्री को प्रदर्शित कर रहा होता है, ये बताता है कि ये रोड की बाउंड्री है, मतलब यहां तक रोड है। सो ये जो रोड बाउंड्री दोनों है, बाउंड्री लाइंस बोल सकते हैं, उनके बीच की जो विड्थ है इसको बोलते हैं लैंड, रोड लैंड विड्थ, या इसको सिंपली कई बार हम बोलते हैं राइट ऑफ वे। राइट मतलब अधिकार, वे मतलब रास्ता, ये चलने का अधिकार है, रास्ता है मतलब इफ यू आर मूविंग ओवर दिस एरिया नो वन इज गोइंग टू स्टॉप यू। अगर आप किसी के खेत से जाओगे, किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी से जाओगे, ही कैन स्टॉप यू, ही कैन गेट ऑफेंडेड, पर ये जो रास्ता है दिस इज राइट ऑफ पब्लिक टू यूज दिस एरिया फॉर रोड फॉर मूवमेंट, दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज राइट ऑफ वे। जो नेशनल हाईवे की अगर मैं बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट नेशनल हाईवे, तो नेशनल हाईवे के केस में ये राइट ऑफ वे हम 45 मीटर रखते हैं। ये वैल्यू भी आपको याद रखना है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। फिर रोड बाउंड्री के बगल, मतलब ये जो बाउंड्री स्टोन होगा, इस स्टोन के दूर कुछ यहाँ पे आपको दो और लाइंस नजर आ रही हैं, क्रॉस सेक्शन में ये चीजें शो कर रहा हूं मैं, इसको बोल रहे हैं बिल्डिंग लाइन। बिल्डिंग लाइन ये शो करता है कि इसके बियॉन्ड मतलब इधर कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन नहीं होने वाला है, नो बिल्डिंग विल बी कंस्ट्रक्टेड। चाहे वो टेम्परेरी है चाहे वो परमानेंट है, किसी भी तरीके की बिल्डिंग यहाँ पे कंस्ट्रक्ट नहीं करी जाएगी, टू प्रोवाइड प्रॉपर क्लियरेंस, ताकि विजिबिलिटी किसी भी तरीके से अफेक्टेड ना हो, स्पेशली ऑन द हॉरिजॉन्टल कर्व्स। तो ये बाउंड्री लाइन का पर्पज है। जो विड्थ बिटवीन द बाउंड्री लाइंस, बिल्डिंग लाइंस है, ये भी आपको याद रखना है, दिस इज 80 मीटर। ये केवल और केवल नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे की वैल्यूज बोल रहा हूं मैं, अलग अलग रोड्स के लिए आप बुक में टेबल रिफर कर देना, पर जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली पूछता है वो वैल्यूज मैं आपको बता दे रहा हूँ। फिर आपको थोड़ी और दूर जाओगे तो कंट्रोल लाइंस नजर आएंगी, दोनों ही साइड यू विल बी ऑब्जर्विंग कंट्रोल लाइंस। कंट्रोल लाइंस मतलब यहां तक गवर्नमेंट का कंट्रोल है, गवर्नमेंट का आधिपत्य है। मतलब ये पूरा जो एरिया है ये रोड डेवलपमेंट के लिए यूटिलाइज किया जाएगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर रोड बाउंड्री पे तो रोड खत्म हो गई है, तो एडिशनल विड्थ सरकार क्यों ऑक्युपाई कर रहा है? तो ये मैं आपको समझा चुका हूं, जो राइट ऑफ वे डिसाइड करते हैं उसमें फ्यूचर एक्सपेंशन का भी स्कोप हम लेके चलते हैं। तो फ्यूचर में हो सकता है 1 लेन को 2 लेन में या 2 लेन को 4 लेन में कन्वर्ट करना पड़े, क्योंकि जैसे जैसे रोड यूजर्स बढ़ेंगे, जैसे जैसे व्हीकुलर काउंट बढ़ेगा, वैसे वैसे आपको एक्सपेंशन की जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज देयर विल बी फ्रीक्वेंट कंजेशन, बार बार जाम लगने की समस्या प्रोड्यूस होगी। तो ये जो कंट्रोल लाइंस हैं ये शो कर रहे हैं कि ये पूरा कंट्रोल है, यहाँ तक जो प्रॉपर्टी है, जो लैंड है, ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। और जो विड्थ ऑफ कंट्रोल लाइंस है, मतलब इनके बीच की ये जो दूरी है फॉर नेशनल हाईवे, दिस इज टेकन टू बी 150 मीटर। ये वैल्यूज आपको याद रखनी है। नीचे क्या लिखा हुआ है? सो इट इज लैंड एक्वायर्ड फॉर रोड पर्पजेज ओनली, रोड बाउंड्री के बीच का जो एरिया है और बिल्डिंग लाइंस के बीच का एरिया, नो डेवलपमेंट एक्टिविटी अलाउड इन दिस रीजन, मतलब नो बिल्डिंग इज गोइंग टू बी कंस्ट्रक्टेड, किसी भी तरीके की कोई भी बिल्डिंग, चाहे वो शराब का ठेका भी हो, हम इस तरीके की कोई भी बिल्डिंग यहाँ पे कंस्ट्रक्ट नहीं करेंगे। बिल्डिंग्स ऑफ सर्टेन काइंड्स आर अलाउड इन दिस रीजन, यहाँ पे लिखा है। ये जो रीजन है, मतलब जो डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग लाइन एंड कंट्रोल लाइन है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ पे जो बिल्डिंग एक्टिविटी है, बिल्डिंग एक्टिविटी इज नॉट कंप्लीटली बैंड, बिल्डिंग एक्टिविटी इज नॉट कंप्लीटली बैंड, ये कंप्लीटली बैंड नहीं है, मतलब यहाँ पे आप बिल्डिंग बना सकते हो, पर नेचर ऑफ कंस्ट्रक्शन इज यू कैन से गवर्न। जो नेचर ऑफ कंस्ट्रक्शन है, द नेचर ऑफ कंस्ट्रक्शन शुड बी टेम्परेरी। टेम्परेरी का मतलब कि ऑन द रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट जब हमें होगी तो हम इस बिल्डिंग को डिमोलिश कर सके, तो ऐसी टेम्परेरी कंस्ट्रक्शन हम यहाँ पे कर सकते हैं, पर किसी भी तरीके का परमानेंट कंस्ट्रक्शन हम यहाँ पे नहीं कर सकते। तो यही शो किया है कि ये जो एरिया है, एरिया बिटवीन दिस बिल्डिंग लाइन एंड कंट्रोल लाइन, यहाँ पे क्या लिखा गया है कि बिल्डिंग ऑफ सर्टेन काइंड अलाउड इन दीज रीजन्स। इस रीजन्स में देखो मैंने लिखा है इसीलिए, बिल्डिंग एक्टिविटी इज नॉट कंप्लीटली बैंड, जस्ट नेचर ऑफ कंस्ट्रक्शन शुड बी टेम्परेरी, मतलब जो कि डिमोलिश किया जा सके ऑन द नीड। तो ये इसीलिए देखो यहाँ पे लिखा है दोनों साइड की जो बिल्डिंग लाइन और कंट्रोल लाइन के बीच का एरिया है, बिल्डिंग्स ऑफ सर्टेन काइंड्स अलाउड विद इन दिस रीजन। पर जो बिल्डिंग लाइंस के बीच का एरिया है उसका पर्पज यही है, इसके बीच में कोई भी किसी भी तरीके का डेवलपमेंट वर्क, किसी भी तरीके का कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। और बियॉन्ड कंट्रोल लाइन तो हमारी जमीन ही नहीं है, सरकार की जमीन ही नहीं है, तो लिखा है ऑल टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट एक्टिविटीज अलाउड बियॉन्ड द कंट्रोल लाइन, मतलब इस कंट्रोल लाइन के बाहर आपको जो करना है करो, किसी भी तरीके का डेवलपमेंट कर सकते हो। कंट्रोल लाइन के बीच की जो एरिया है, जो प्रॉपर्टी है, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, इसमें किसी को किसी भी तरीके का डेवलपमेंट करने का अधिकार नहीं है। एक और क्वेश्चन पूछता है यहां से, आपको याद रखना है, हालांकि क्वेश्चन क्या पूछता है कि ये जो एरिया है, कहाँ एरिया बिटवीन दिस बिल्डिंग लाइन, सॉरी वेरी सॉरी, कंट्रोल लाइन एंड रोड बाउंड्री, सो दिस एरिया कैन बी यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पज। बिल्डिंग नहीं बनाना है, बट एरिया कैन बी यूज फॉर एग्रीकल्चर। दिस एरिया
कैन बी यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर। इस एरिया को एग्रीकल्चर पर्पज के लिए, खेती करने के लिए आप यूज कर सकते हो, क्योंकि जो क्रॉप्स हैं दे विल बी नॉट बी बेसिकली अफेक्टिंग विजिबिलिटी, उनकी वजह से विजिबिलिटी अफेक्ट नहीं होगी। अब आपके दिमाग में आएगा सर अगर मान लो आपने गन्ना लगा दिया तो विजिबिलिटी तो अफेक्ट हो जाएगी। नहीं होगी, बिकॉज ऑफ दिस इम्बैक्टमेंट हाइट ऑफ फिल सिग्निफिकेंट होगा, तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बिल्डिंग नहीं बनाना है आपको, बट यू कैन यूज दिस एरिया फॉर एग्रीकल्चर पर्पज। तो ये सारे क्वेश्चंस यहां से बनते हैं। ये सब कुछ है क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स का, मोस्ट ऑफ द थिंग्स। बाकी चीजें जहां जहां पे आएंगी मैं आपको बताता जाऊंगा, अदरवाइज यू कैन रेफर योर नोट्स। ठीक है, तो आई होप कि इट इज क्लियर। देन यहाँ पे क्रॉस सेक्शन शो किया है, तो ये एक टू लेन डिवाइडेड और टू लेन अनडिवाइडेड रोड का क्रॉस सेक्शन है। अगर तो रोड अनडिवाइडेड होगी, दिस इज अनडिवाइडेड रोड, तो अनडिवाइडेड मतलब बीच में कोई मीडियन या डिवाइडर नहीं होगा, देयर विल बी नॉट एनी मीडियन और डिवाइडर। तो सिंपली यहाँ पे कैरिज वे देखो, दिस इज द सेंटर लाइन। सेंटर लाइन में कोई किसी तरीके का मीडियन या डिवाइडर नहीं है, केवल और केवल पेवमेंट है। इधर इस दिशा में ट्रैफिक जाएगा, इधर इस दिशा में ट्रैफिक आएगा, मतलब अपोजिट डायरेक्शंस के लिए कोई सेपरेशन, कोई सेपरेटर हमने नहीं यूज किया है। फिर पेवमेंट या कैरिज वे के बगल, कैरिज वे ही को, कैरिज वे मतलब जिसपे, कैरिज मतलब गाड़ी, जिसपे गाड़ी आती है, कैरिज वे को ही हम पेवमेंट बोलते हैं। दिस कैरिज वे इटसेल्फ इज कॉल्ड पेवमेंट, इसी को हम पेवमेंट बोलते हैं, कोई और चीज पेवमेंट नहीं है। सब कुछ को रोड बोलते हैं, जो ब्लैक टॉप पेवमेंट है जिसपे गाड़ियां जाती हैं उसको कैरिज वे या पेवमेंट बोलते हैं। फिर दोनों साइड्स में आपको शोल्डर नजर आएगा, देयर विल बी शोल्डर लाइक दिस ऑन बोथ द साइड्स। और फिर यहाँ पे डिच है, डिच मतलब ओपन ड्रेनेज है यहाँ पे, दिस इज लॉन्गिट्यूडनल ड्रेन्स, बेसिकली नाली है, जो भी पानी यहाँ से आएगा उसको हम इस दिशा में डाइवर्ट कर सकते हैं, कहीं डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। अगर डिवाइडेड रोड होगा तो सेंटर लाइन के पास देखो मीडियन, मीडियन का एक और नाम होता है डिवाइडर। देर इज डिवाइडर और मीडियन प्रेजेंट, सो इट इज गोइंग टू डिवाइड द ट्रैफिक दैट इज मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। जो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैफिक मूवमेंट हो रहा है उसको डिवाइड करने के लिए यहाँ पे डिवाइडर या मीडियन लगा हो सकता है। और इधर भी देखो कैरिज वे है, इसमें एक दिशा में मूवमेंट होगा, इधर भी कैरिज वे है, इसमें दूसरी तरफ मूवमेंट होगा। इसको बोलते हैं डिवाइडेड कैरिज वे, इसको बोलते हैं सिंगल कैरिज वे। दिस इज सिंगल कैरिज वे। ये जो ऊपर डायग्राम है ये सिंगल कैरिज वे का डायग्राम है, जबकि जो नीचे डायग्राम है ये डिवाइडेड कैरिज वे का है। बाकी साइड में डिचेज, शोल्डर्स, ऑल दीज थिंग्स विल बी देयर, तो वो सब वहां पे रहेंगी रहेंगी। फिर ये भी आपको याद होना चाहिए, आईआरसी की जो टेबल है डिजाइन स्पीड की, इस पे भी क्वेश्चंस पूछता है। इस टेबल में सब कुछ आपको याद रहे ना रहे, पर ये जो नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे की वैल्यूज हैं ये आपको याद होनी चाहिए। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे में क्या फर्क है, तो इनकी डिजाइन में कोई फर्क नहीं है। देखो जो डिजाइन स्पीड है नेशनल हाईवे की, या और भी जो भी गाइडलाइंस हम लेंगे देखना वो सब सेम लेंगे, बस फर्क है इनके मैनेजरियल एस्पेक्ट में। जो नेशनल हाईवे है दे आर गोइंग टू बी कंस्ट्रक्टेड, मेंटेन्ड एंड डेवलप्ड बाय नेशनल गवर्नमेंट, जबकि जो स्टेट हाईवेज हैं दे आर गोइंग टू बी कंस्ट्रक्टेड, मेंटेन्ड एंड डेवलप्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। बाकी इनके जो डिजाइन पैरामीटर्स हैं उनमें किसी भी तरीके का फर्क नहीं है। बाकी याद रख सकते हो तो आप याद रख लो, पर ये जो पहली लाइन है जो नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे का जो डेटा है ये आपको याद रखना है, ये आपको नहीं भूलना है। ठीक है, सो दिस डेटा मस्ट बी रिमेंबर्ड, ये आपको याद रखना है, ऑल दिस डेटा मस्ट बी रिमेंबर्ड। इसमें देखो दो तरीके की स्पीड दी गई है हर एक रीजन में, एक रूलिंग स्पीड, एक मिनिमम स्पीड, एक रूलिंग स्पीड, एक मिनिमम स्पीड, एक रूलिंग स्पीड, एक मिनिमम स्पीड, एक रूलिंग स्पीड, एक मिनिमम स्पीड। चाहे प्लेन एरिया है, चाहे रूलिंग एरिया है, चाहे हिली एरिया है, चाहे स्टीप एरिया है, हर जगह ये चार तरीके, ये दो दो तरीके की स्पीड दी गई है। ये प्लेन रोलिंग या हिली या स्टीप को बेसिकली टरेन बोला जाता है, और टरेन टेबल भी आईआरसी देता है, टरेन क्लासिफिकेशन की भी टेबल देता है। पहला क्वेश्चन कि ये टेरेन क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया गया है, सो दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ क्रॉस स्लोप ऑफ कंट्री, क्रॉस स्लोप ऑफ कंट्री। अब क्रॉस स्लोप अगर आपको नहीं पता तो इरिगेशन की क्लास अटेम्प्ट करिए, सर्वे में पढ़ोगे कंटूर क्या होते हैं, क्रॉस स्लोप क्या होता है, रिजेस क्या होते हैं। क्रॉस स्लोप के हिसाब से ये टेरेन डिफाइन किया गया है। चार तरीके के ट्रेन है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्रॉस स्लोप इन परसेंटेज, और यहाँ पे लिख रहा हूं मैं डिपेंडिंग ऑन दिस क्रॉस स्लोप कि टरेन को हम कैसे क्लासिफाई कर रहे हैं हम, मतलब ये अगेन आईआरसी काम कर रहा है, एवरीथिंग आई विल बी राइटिंग एज पर आईआरसी। तो जो प्लेन टरेन है उसमें जो क्रॉस स्लोप है ये 0 से 10% है, 0 to 10%। जो रोलिंग टरेन है, रोलिंग टरेन मतलब अब स्लोप इतना हो गया है कि अपने वेट की वजह से अगर आप एक रोलर रखोगे तो वो रोल करने लगेगा, ड्रम एक रोल करने लगेगा। यहाँ पे क्रॉस स्लोप रखेंगे 10 to 25%। और अगर इससे भी ज्यादा क्रॉस स्लोप है तो उसको बोलते हैं कि ये माउंटेनियस है, माउंटेनियस मतलब 25 से 60%। और अगर इससे भी ज्यादा क्रॉस स्लोप है, इवन इट इज मोर देन 60%, तो फिर हम उसको बोलते हैं कि ये स्टीप टरेन है।
ये 4 तरीके के टरेन्स हैं। ये टरेन टेबल भी आपको याद होनी चाहिए और ये डिजाइन स्पीड की भी टेबल याद होनी चाहिए। रूलिंग स्पीड मतलब जो डिजायरेबल स्पीड है, जो एक डिजाइनर चाह रहा है। मिनिमम स्पीड का मतलब कि इससे कम स्पीड को भी हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे डिपेंडिंग ऑन द क्लास ऑफ रोड। जैसे अगर एक नेशनल हाईवे है इन प्लेन एंड रोलिंग टेरेन, लेट्स से कि प्लेन टेरेन में हम बात कर रहे हैं, तो अगर 80 kmph से भी कम उसकी डिजाइन स्पीड है तो हम फिर उसको नेशनल हाईवे की कैटेगरी में नहीं डालना चाह रहे हैं। यानी कम से कम डिजाइन स्पीड 80 kmph तो रखेंगे ही, पर जो डिजायरेबल स्पीड है, जो चाहत है एक इंजीनियर की, वो 100 kmph है। बाकी डिटेल्स आपको मैंने क्लास में बताया हुआ है। तो ये सारी स्पीड आपको याद रखना है। जो रूलिंग स्पीड है इसके हिसाब से आगे मैं रूलिंग मिनिमम रेडियस निकालूंगा, और जो मिनिमम स्पीड है इसके हिसाब से आगे मैं एब्सोल्यूट मिनिमम रेडियस ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व डिसाइड करूंगा। कई बार क्वेश्चन में जैसे अभी बीपीएससी एई का क्वेश्चन आया तो उसमें ये मेंशन नहीं करते हैं कि इस तरीके से, जैसे उसने पूछा कि क्रॉस स्लोप 10% है तो कौन सा ट्रेन है। तो अब देखो, आपको 10 तो यहाँ भी नजर आ रहा है, 10 यहाँ भी नजर आ रहा है, 25 यहाँ भी नजर आ रहा है, 25 यहाँ भी नजर आ रहा है, 60 यहाँ पे भी नजर आ रहा है, 60 यहाँ पे भी नजर आ रहा है। तो जब भी डाउट हो, ऐसा ऐसा क्वेश्चन आए तो ध्यान देना, यहाँ पे देखो मैंने ग्रेटर देन लिखा है, नॉट इक्वल टू। मतलब 60 इसमें है, 25 इसमें है, 10 इसमें है। बीपीएससी एई में अभी क्वेश्चन पूछा, बीपीएससी मतलब बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, तो बोला कि अगर क्रॉस स्लोप 10% है कंट्री का कहीं पे, तो उसको कौन सा ट्रेन बोलोगे। 10% दोनों में दिख रहा है, रोलिंग और प्लेन में, पर हम डिसाइड क्या करेंगे, इट इज गोइंग टू बी प्लेन ट्रेन। मतलब 0 से 10% को प्लेन बोल रहे हैं, 10 से ज्यादा और 25 तक रोलिंग बोल रहे हैं, 25 से ज्यादा 60 तक माउंटेनियस बोल रहे हैं, और 60 से ज्यादा हम स्टीप बोल रहे हैं। और माउंटेनियस प्लस स्टीप टुगेदर को हम हिली टेरेन भी बोलते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये सारे क्वेश्चन ही पूछता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक चैट देख लूँ, आपका कुछ भेजा है आपने। टेम्पोररी कंस्ट्रक्शन अलाउड, हाँ जी, टेम्पोररी कंस्ट्रक्शन अलाउड है। नेचर ऑफ बिल्डिंग एक्टिविटी इज बैंड, नॉट द एंटायर एक्टिविटी। ठीक है, चलिए, आई होप इट इज क्लियर। ये सभी क्वेश्चंस पूछता है जेई वगैरह में, एई में, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको भी डिस्कस कर दिया। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू आवर पोर्शन। कल हम क्वेश्चंस कर रहे थे, ये क्वेश्चन हमने किया था। तो इस क्वेश्चन के बाद चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में बढ़ने से पहले मैं चाह रहा हूं कि आपको एक बार सुपर एलिवेशन का भी मैं आइडिया दे दूं, क्योंकि सुपर एलिवेशन के कई सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। सो लेट मी जस्ट गिव यू एन आइडिया अबाउट सुपर एलिवेशन। ठीक है, सुपर एलिवेशन, सुपर एलिवेशन बेसिकली आप हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में पढ़ते हो। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट मतलब चेंज इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ऑफ रोड। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट मतलब चेंज, यार इसमें पीछे क्यों आ जाता है चेंज, ये फिर से। ठीक है, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट मतलब चेंज इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ऑफ रोड। तो सबसे पहले आपको पता है कि whenever a vehicle will be moving on a curved path, it will be subjected to a force in radially outward direction, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि होगा mv² by r, दैट इज मास इनटू एक्सीलरेशन। v²/r इज बेसिकली एक्सीलरेशन। ठीक है, ये जो फोर्स है ये क्या करेगा, ये किसी भी व्हीकल को, ये सपोज करो इनर साइड है रोड का, ये आउटर साइड है, इनर मतलब यहाँ पे कहीं सेंटर होगा, तो ये किसी भी व्हीकल को आउटवर्ड डायरेक्शन में स्लाइड करने की टेंडेंसी रख रहा है। क्लास में इसको सिखा चुका हूं मैं, एक एक चीज ड्राइव करके दिखा रहा हूँ, दिखा दिया वहां पे। इधर इट इज ट्राइंग टू स्लाइड और इट इज ट्राइंग टू ओवरटर्न द व्हीकल। स्लाइडिंग या ओवरटर्निंग हो पाएगी या नहीं, ये डिसाइड किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ P/W रेशियो। जो P/W रेशियो है इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल रेशियो। दिस इज centrifugal ratio. It is nothing but P is centrifugal force and W is weight of vehicle. So it is nothing but जो centrifugal force है, centrifugal force per unit weight, इसी को हम बोल रहे हैं centrifugal ratio। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, सो दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज mv²/r डिवाइडेड बाई, अगर वेट करें तो हम लिख सकते हैं mg, m से m कट गया तो इसको मैं लिख सकता हूँ v² डिवाइडेड बाई gr। चूंकि हाईवेज में जो वेलोसिटी है, दिस वी विल बी मोस्ट ऑफ द टाइम्स गिवन इन kmph, किलोमीटर प्रति घंटा में दिया रहेगा। तो जब इसमें आप यूनिट्स को चेंज करके रखोगे तो सेम दिस विल बी कन्वर्टिंग इनटू v² डिवाइडेड बाई 127r। ये क्या है, सो दिस इज नेट ट्रांसवर्स, यू कैन से सेंट्रीफ्यूगल रेशियो है। ये सेंट्रीफ्यूगल रेशियो है, आपको इसको याद रखना है। दोनों ही फॉर्मूला v²/gr या फिर v² डिवाइड बाई 127r, इसको आपको याद रखना है। अगर P/W की वैल्यू लेस देन F है, F इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन,
देन देयर विल नॉट बी एनी स्लाइडिंग, देन देयर विल नॉट बी एनी स्लाइडिंग या लेटरल स्किडिंग इसको बोल सकते हैं। फिर कोई लेटरल स्किडिंग नहीं होगी। क्लास में डिराइव करके दिखाया था कि जो डिस्टर्बिंग फोर्स है जिसकी वजह से व्हीकल बाहर जाना चाह रहा है, अगर उससे ज्यादा रेजिस्टेंस डेवलप हो जा रहा है इन फॉर्म ऑफ फ्रिक्शन, अभी हम कर्व रोड की नहीं बात कर रहे हैं, अब मतलब जो सुपर एलिवेटेड कर्व रोड की बात कर रहे हैं, सुपर एलिवेशन अभी हमने नहीं प्रोवाइड किया, सुपर एलिवेशन बाद में इसके प्रोवाइड किया था। तो कोई किसी भी तरीके की स्लाइडिंग नहीं होगी। तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन पूछता है। और अगर दिस पी बाई डब्ल्यू, ये जो सेंट्रीफ्यूगल रेशियो है, अगर ये 2h से कम है, नहीं नॉट 2h, b बाई 2h, इफ इट इज लेस देन b बाई 2h, इफ इट इज लेस देन b बाई 2h, अगर ये b डिवाइडेड बाई 2h से कम है, देन देयर विल नॉट बी एनी ओवर टर्निंग, फिर कोई ओवर टर्निंग भी नहीं होने वाली, किसी भी तरीके की ओवर टर्निंग नहीं होने वाली है। ठीक है। इसके बेसिस पे एक और चीज मैं बोल सकता हूँ, थर्ड इंफॉर्मेशन की, अगर p बाई डब्ल्यू इज लेस देन, जो मिनिमम है, मिनिमम ऑफ f एंड b डिवाइडेड बाई 2h, तो ना तो स्लाइडिंग होगी ना स्किडिंग होगी, देन नीदर स्लाइडिंग विल टेक प्लेस नॉर स्किडिंग विल टेक प्लेस, ना ही कोई स्किडिंग होगी। और चौथा, ये भी मैं बात बोल सकता हूं कि अगर p बाई डब्ल्यू लेस देन b डिवाइडेड बाई 2h है बट मोर देन f है, तो इस कंडीशन में स्लाइडिंग अकर्स प्रायर टू ओवरटर्निंग, प्रायर टू ओवरटर्निंग, इस केस में स्लाइडिंग हो जाएगी ओवरटर्निंग होने से पहले। ठीक है। एक और बात बोल सकते हैं हम कि पांचवा, p डिवाइडेड बाई डब्ल्यू अगर लेस देन f है बट मोर देन b डिवाइडेड बाई 2h है, देन यू कैन से कि ओवरटर्निंग, ओवरटर्निंग अकर्स प्रायर टू, प्रायर टू स्किडिंग, मतलब व्हीकल ओवरटर्निंग कर जाएगा, स्किडिंग नहीं करेगा। जनरली दिस विल नॉट हैपन बिकॉज ओवरटर्निंग टेक्स प्लेस एट वेरी हाई स्पीड। ये सब भी हमने डिस्कशन किया हुआ था। फिर अगर ये जो फ्रिक्शन है ये अकेला सक्षम नहीं है, इफ इट इज नॉट एबल टू काउंटरैक्ट दिस इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अलोन, तो हमें सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करना पड़ता है। पहले रोड ऐसे थी कुछ, पहले रोड कुछ ऐसे थी, जो पेवमेंट था ये बिल्कुल फ्लैट था, और कोई भी जो व्हीकल इस पे खड़ा हो रहा था, तो जो व्हीकल्स थे, ये सपोज करो व्हीकल है कोई, इसका टायर है ये, तो इन व्हीकल्स पे बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा था P, दैट इज बेसिकली mv स्क्वायर बाई आर, और इस P को रजिस्ट कर रहा था केवल और केवल फ्रिक्शन, जो कि होगा म्यू इंटू एन, एन विल बी बेसिकली नॉर्मल रिएक्शन विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू दिस वेट, एन विल बी नथिंग बट इक्वल टू वेट। तो ये सब आपने किया, इसके बेसिस पे ही वो हमने डायग्राम बनाया हुआ था। अच्छा, जब भी कभी ये हॉरिजॉन्टल कर्व आएगा व्हीकल के रास्ते में, तो एक और डिस्कस किया था कि जो आउटर, दिस इज द आउटर एंड दिस इज द इनर साइड, तो जो आउटर व्हील है इसके नीचे प्रेशर बढ़ जाता है, जबकि जो इनर व्हील है इसके नीचे प्रेशर कम रहता है, दिस इज प्रेशर बल्ब। तो यहाँ पे जो रिएक्शन है, लेट्स से कि ये ए है और ये बी है, तो रिएक्शन एट ए इज मोर इन कंपैरिजन टू रिएक्शन एट बी, जिसकी वजह से जो आउटर व्हील्स हैं इसके अलोंग रटिंग भी हो सकती है। रटिंग इज नथिंग बट लॉन्गिट्यूडनल डिप्रेशन, longitudinal depression along wheel path, longitudinal depression along wheel path, wheel path के along, क्योंकि आउटर व्हील के नीचे प्रेशर ज्यादा है, तो इट कैन डैमेज द रोड, ये रोड पे डिप्रेशन कॉज कर सकता है। इसके लिए आपको प्रॉपर सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा सो दैट बोथ द रिएक्शंस आर सेम। तो इसके बाद आपने सुपर एलिवेशन पढ़ा है। सुपर एलिवेशन में आपने बेसिकली ये जो आउटर लेन है, उल्टा बना रहा हूं मैं यहाँ पे, आउटर लेन को विद रिस्पेक्ट टू इनर एज ऊपर उठा दिया आपने, आउटर लेन को विद रिस्पेक्ट टू इनर एज ऊपर उठा दिया हमने। कैसे? समथिंग लाइक दिस, पेवमेंट को हमने कुछ इस तरीके से टिल्टेड कर दिया, समथिंग लाइक दिस, इस तरीके से हमने कुछ इसको टिल्ट कर दिया। ये इनर एज है, ये आउटर एज है, ये सारे क्रॉस सेक्शनल डायग्राम्स हैं। तो अभी जो व्हीकल है, व्हीकल कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगा। ये डायग्राम अच्छे से नहीं बन रहा है, आप सही से बनाना। ठीक है। अब इसके वेट का ही एक कंपोनेंट है डब्ल्यू साइन थीटा, बेसिकली अगर ये एंगल जो आपने राइज किया ये थीटा है, जहां पे ई जो सुपर एलिवेशन है वो टैन थीटा होता है। ये सपोज करो कि जो आउटवर्ड रेजिंग है ये आपने कैपिटल ई किया है, तो यहाँ पे डब्ल्यू साइन थीटा ये कंपोनेंट इधर आने लगेगा इन द इनवर्ड डायरेक्शन,
टू काउंटरैक्ट द इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विच इज एक्टिंग इन रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन। तो अब फ्रिक्शन के साथ साथ यहाँ पे फ्रिक्शन तो आएगा ही, जो कि म्यू इंटू एन होगा। नाउ दिस एन विल बी डब्ल्यू कॉस थीटा, नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा डब्ल्यू कॉस थीटा, और यू कैन से जो वेट है, दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, जो वेट है, वेट तो डाउनवर्ड ही एक्ट करेगा, वेट इज ऑलवेज गोइंग टू एक्ट डाउनवर्ड, पर ये जो वेट का नॉर्मल टू सरफेस कंपोनेंट है, दिस विल बी डब्ल्यू कॉस थीटा, और जो ये पैरेलल टू रोड या कैरिज वे कंपोनेंट है वो डब्ल्यू साइन थीटा है। ऐसे ही ये जो पी है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसके भी दो कंपोनेंट निकल जाएंगे। सो दिस विल बी, यहाँ पे आपका निकल के आएगा पी कॉस थीटा, और यहीं पे निकल के आएगा पी साइन थीटा। सो दिस नॉर्मल रिएक्शन विल बी इक्वल टू प्लस पी साइन थीटा प्लस पी साइन थीटा। ये सब हमने क्लास में डिस्कस किया है। ठीक है, तो यहां से हमने सुपर एलिवेशन का फॉर्मूला निकाला था, ई प्लस एफ बराबर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 127 आर। ये बात आपको याद रखना है, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 127 आर। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, बाकी डिटेल हमने क्लास में डिस्कस किया हुआ है। इस फॉर्मूले में आपको याद रखना है कि जो लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है टर्म, ये दोनों टर्म है, इनको मैं बोलता था क्लास में नेट ट्रांसवर्स रेजिस्टेंस। नेट ट्रांसवर्स रेजिस्टेंस, ये नेट ट्रांसवर्स रेजिस्टेंस है, और ये जो वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 127 आ रहा है, ये नेट ट्रांसवर्स, दिस इज नेट ट्रांसवर्स डिस्टरबेंस, ये डिस्टरबेंस है बेसिकली। ये क्या है? सो दिस इज सेंट्रीफ्यूगल रेशियो। सेंट्रीफ्यूगल रेशियो इज नथिंग बट जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है पर यूनिट वेट ऑफ व्हीकल, उसी को हम क्या बोल रहे हैं? सेंट्रीफ्यूगल रेशियो। और ये जो फॉर्मूला है ये रिक्वायर्ड सुपर एलिवेशन की बात करता है। दिस टॉक्स अबाउट रिक्वायर्ड सुपर एलिवेशन, मतलब कोई व्हीकल जो वी के एम पी एस से मूव कर रहा है ऑन अ कर्व हैविंग रेडियस आर मीटर्स, तो वहां पे रिक्वायर्ड सुपर एलिवेशन आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, जहां पे एफ इज कोफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन है। ये कोफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन है। लेटरल फ्रिक्शन मतलब क्योंकि ये लेटरल डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, या छोड़ दो इसको, नॉट या। ये जो कोफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन है, इसकी वैल्यू भी आपको याद रखना है। इट्स वैल्यू लाइज बिटवीन 0.15 से लेके 0.20 के बीच में एज पर आईआरसी। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, फिर जब आप आगे बढ़े थे, जब आप आगे बढ़े थे तो आपने इसी फॉर्मूले से ये फॉर्मूला निकाला था। दिस वाज फॉर डिजाइन सुपर एलिवेशन, ये डिजाइन सुपर एलिवेशन है। ठीक है, बाकी जो टर्म्स आएंगे आपको आगे बताऊंगा, इसके बारे में कल डिटेल में डिस्कशन किया था। आई होप कि ये आपको क्लियर है। डिजाइन सुपर एलिवेशन विद रिगार्ड टू मिक्स ट्रैफिक सिचुएशन हम क्या करते हैं? 75% ऑफ डिजाइन स्पीड के हिसाब से डिजाइन करते हैं, सो दैट फास्ट एंड स्लो मूविंग व्हीकल्स बोथ आर सेफ। और ऐसा करने में हम फ्रिक्शन पे डिपेंडेंसी नहीं रखते हैं। एज पर आईआरसी सेफ्टी के लिए हम फ्रिक्शन की वैल्यू को जीरो ले लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो आई होप कि ये सब चीजें आपको समझ आ गई हैं। अब हम क्वेश्चंस करेंगे, फिर आगे जो कॉन्सेप्ट आएगा उसको हम डिस्कस करेंगे। नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन, बताइए, आंसर दीजिए इसका, क्वेश्चन का आंसर दीजिए। सॉल्व दिस क्वेश्चन, आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दीजिए। बोला गया है रोटेटिंग पार्ट ऑफ सरफेस ऑफ रोड विद क्राउन एज पाइवट इज नॉट जनरली प्रिफर्ड फॉर अचीविंग द नीडफुल कैंट एट हॉरिजॉन्टल कर्व्स। ये कहां से क्वेश्चन है? तो ये है क्वेश्चन अटेनमेंट ऑफ सुपर एलिवेशन। अटेनमेंट ऑफ सुपर एलिवेशन, ये हेडिंग करके मैंने आपको लिखाया होगा। ठीक है, अटेनमेंट ऑफ सुपर एलिवेशन। सुपर एलिवेशन को अटेनमेंट कैसे करते हैं? तो ये दो स्टेप में करते हैं। स्टेप नंबर 1 में हम करते हैं रिमूवल ऑफ क्राउन। सबसे पहले हम क्राउन को रिमूव करते हैं। स्टेप नंबर 1 में हम क्राउन को रिमूव करते हैं, और ये काम हम कर सकते हैं दो तरीके से। इधर बाई रोटेटिंग द आउटर लेन, रोटेटिंग द आउटर लेन, आउटर लेन अबाउट सेंटर लाइन, अबाउट सेंटर लाइन ऑफ रोड। और या हम दूसरा एक मेथड चूज कर सकते हैं जिसको बोलते हैं डायगोनल क्राउन मेथड। डायगोनल क्राउन मेथड, ये जो डायगोनल क्राउन मेथड है इसको हम जनरली अवॉइड करते हैं बिकॉज ऑफ जनरेशन ऑफ निगेटिव सुपर एलिवेशन। जनरली हम इस वाले मेथड से ये काम करते हैं। दूसरा स्टेप होता है, दिस इज स्टेप नंबर 1। अटेनमेंट ऑफ सुपर एलिवेशन इज डन इन 2 स्टेप्स। स्टेप नंबर 2 में क्या करते हैं हम? स्टेप नंबर 2 में हम क्या करते हैं? सो स्टेप नंबर 2 में हम पेवमेंट को रोटेट करते हैं। रोटेशन ऑफ पेवमेंट, रोटेशन ऑफ पेवमेंट टू गेट द ई।
डिजायर्ड सुपर एलिवेशन, इसके भी दो तरीके से, इसको भी दो तरीके से अचीव किया जा सकता है। एक, पेवमेंट कैन बी रोटेटेड अबाउट सेंटर लाइन, एक तो हम सेंटर लाइन के अबाउट पेवमेंट को रोटेट कर सकते हैं, और दूसरा, दिस पेवमेंट कैन बी रोटेटेड अबाउट इनर एज, जो इनर एज है उसके अबाउट पेवमेंट को रोटेट कर सकते हैं। कैसे? सो लेट मी शो यू विद अ डायग्राम। जगह है, ठीक है, लेट मी शो विद अ डायग्राम। तो ठीक है, तो देखो, सबसे पहले ये आपका रोड ऐसे होगा, समथिंग लाइक दिस, जहाँ पे स्ट्रेट रोड होगी। ये कैसे कर रहे हैं? तो देखो, ये स्ट्रेट रोड है, स्ट्रेट रोड के बाद देयर विल बी ट्रांजिशन कर्व, देन देयर विल बी सर्कुलर मेन कर्व। ऐसे मैं रोड को तीन सेगमेंट में डिवाइड कर सकता हूँ, जैसे लेफ्ट साइड में शो किया ऐसे ही राइट साइड में होगा, उधर नहीं शो कर रहा हूँ। दिस इज द सर्कुलर मेन कर्व। और ये क्या है? ये जो पोर्शन है, दिस इज ट्रांजिशन कर्व, दिस इज ट्रांजिशन कर्व। और ये जो पोर्शन है इसको स्ट्रेट पोर्शन बोल रहे हैं, स्ट्रेट रोड। ये स्ट्रेट रोड है। तो जो स्ट्रेट रोड है वहां पे क्रॉस सेक्शन ऐसा होगा, वहां पे क्रॉस सेक्शन इस तरीके से होगा। जो स्ट्रेट रोड है वहां पे क्रॉस सेक्शन इस तरीके से होगा। लेट मी कॉल इट टू बी .1। तो या .1 मैं और पहले ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ तक आते आते मैं इस क्राउन को भी रिमूव करना चाह रहा हूँ। आईआरसी रिकमेंड करता है कि रिमूवल ऑफ क्राउन शुड बी डन विद इन द स्ट्रेट पोर्शन इटसेल्फ। ये सब क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। सो लेट्स से कि ये कोई सेक्शन यहाँ पे 1 1 काटूंगा मैं, फिर यहाँ पे कोई सेक्शन 2 2 काटूंगा, फिर यहाँ पे कोई सेक्शन 3 3 काटूंगा, फिर यहाँ पे सर्कुलर कर्व स्टार्ट हो रहा है, कोई सेक्शन 4 4 काटूंगा। सो दिस इज 2 2, दिस इज 1 1। तो 1 1 पे सेक्शन इस तरीके से आपका नजर आएगा। एट 1 1, एट 1 1 योर सेक्शन विल बी अपियरिंग लाइक दिस। 1 1 पे ये ऐसे नजर आएगा। अब हम क्या करेंगे? इस पोर्शन को हम क्राउन बोल रहे हैं, इस पोर्शन को हम क्राउन बोल रहे हैं। क्राउन को रिमूव करेंगे कैसे? तो एक तो हम ये काम कर सकते हैं, देखो, ये जो पेवमेंट है इसको मैं रोटेट कर रहा हूँ आउटर लेन को, तो आई एम गोइंग टू रोटेट दिस आउटर लेन। देखो, ये जो सेंटर लाइन है इसको एज अ पाइवट पॉइंट में सेलेक्ट कर रहा हूँ और इसके अबाउट में घुमा रहा हूँ। देखो, यहाँ फिलिंग कर दी हमने, समथिंग लाइक दिस, ये मिट्टी भर दी। ये जो आउटर लेन है इसको रोटेट कर रहा हूँ अबाउट दिस सेंटर लाइन, ठीक है, फिर ये और मिट्टी भर दी। इस तरीके से ये देखो हमने क्राउन एलिमिनेट कर दिया, सीधा ये समतल हो जाएगा। दो तीन स्टेप में कर सकते हैं। तो ये एक तो इस तरीके से क्राउन को रिमूव कर सकते हैं। स्टेप 1 का ही ये पहला मेथड है। स्टेप 1 मतलब जो रिमूवल ऑफ क्राउन है उसमें ये पहला मेथड है। तो ये काम ऐसे कर सकते हैं। जब भी ऐसे करते हैं जनरली इसको हम चूज करते हैं, इस तरीके से रोटेशन को हम अडॉप्ट करते हैं, इस तरीके से हम क्राउन को रिमूव करते हैं। दूसरा इसको हम कैसे कर सकते हैं? तो दूसरा हम इसको कर सकते हैं बाई डायगोनल क्राउन मेथड। तो देखो, जो सेक्शन 1 1 है वो कुछ ऐसा होगा। सेक्शन 1 1 इज समथिंग लाइक दिस, इस तरीके से रोड है ये, दिस इज क्राउन। यहाँ पे आपको क्राउन नजर आएगा। तो इसमें आप क्या कर सकते हो कि इंस्टेड ऑफ रोटेटिंग अबाउट दिस सेंटर लाइन, आप इसको इस तरीके से भी क्राउन को एलिमिनेट कर सकते हो, समथिंग लाइक दिस। ये जो स्लोप है, इस स्लोप को बोलते हैं 1/n। बेसिकली दिस इज नथिंग बट कैम्बर। कैम्बर तो प्रेजेंट होगा ही ना स्ट्रेट रोड पे भी। कैम्बर टेबल भी आपको बताया मैंने, आगे बता दूंगा कभी आगे क्वेश्चन आएगा तो। बट इस तरीके से हम इसको रिमूव कर सकते हैं। अब देखो इस बार कैसे कर रहे हैं? तो इस बार हम मेथड चेंज कर दे रहे हैं। अब कैसे मैं समझाऊं? देखो, इसको पाइवट पॉइंट नहीं ले रहा हूं मैं। ये जो क्राउन है सेंटर लाइन, इसको पाइवट पॉइंट नहीं ले रहा हूं। मतलब यहां से मैं इसको ऐसे नहीं भर रहा हूँ, इसको ऐसे नहीं भर रहा हूँ, इसको ऐसे नहीं भर रहा हूँ। दिस इज नॉट बीइंग डन, बल्कि दिस पाइवट पॉइंट इज नाउ, ये इनर एज लिया तो मैंने ये भर दिया, यहाँ पे थोड़ी फिलिंग कर दी, फिर ये भर दिया, यहाँ पे थोड़ी फिलिंग कर दी, समथिंग लाइक दिस। फिर इस तरीके से धीरे 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 ये पूरा क्राउन को हम एलिमिनेट कर देंगे। ये फिलिंग कर दिया। तो ये स्टेप बाय स्टेप हम फिलिंग करके बेसिकली मिट्टी ला के डाल डाल के क्राउन को रिमूव कर सकते हैं। जनरली इसको अवॉइड करते हैं क्योंकि यहाँ पे देखो, एट द आउटर लेन निगेटिव सुपर एलिवेशन जनरेट हो रहा है। निगेटिव सुपर एलिवेशन मतलब, सुपर एलिवेशन होता है जब आउटर लेन को हम या आउटर एज को उठाते हैं, आउटर एज को विद रिस्पेक्ट टू इनर एज। जैसे ये रोड है सुपर एलिवेटेड, ये इनर एज है, ये आउटर एज है। तो देखो, आउटर को मैंने इनर के रिस्पेक्ट में ऊपर उठाया है। अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे ये आउटर लेन की केवल बात कर रहा हूं। सो दिस विल बी इनर फॉर दिस आउटर लेन, दिस विल बी आउटर फॉर दिस आउटर लेन। और देखो, इनर के रिस्पेक्ट में आउटर नीचे जा रहा है इंस्टेड ऑफ ऊपर।
तो ये प्रॉब्लम आने की वजह से इसको हम एलिमिनेट करते हैं, जनरली प्रोवाइड नहीं करते। ठीक है, जनरली दिस इज गोइंग टू बी डन। ये जो काम कर रहे हैं रिमूवल ऑफ क्राउन, आईआरसी बोलता है कि दिस शुड बी डन विद इन द स्ट्रेट पोर्शन इटसेल्फ, ये इसी स्ट्रेट पोर्शन में ही हो जाना चाहिए। एग्जाम का क्वेश्चन, जो ये लेंथ है जहां तक में ये काम हो जा रहा है, इसको हम बोलते हैं टेंजेंट रनआउट। इसको हम क्या बोलते हैं? टेंजेंट रनआउट। क्वेश्चन पूछेगा कि टेंजेंट रनआउट क्या है, तो टेंजेंट रनआउट वो डिस्टेंस है, वो लेंथ ऑफ रोड है, जितनी लेंथ में हमने आउटर लेन के स्लोप को जीरो किया है, मतलब हमने क्राउन को रिमूव किया। आउटर लेन के स्लोप को जीरो करने का मतलब, ये आउटर लेन है, देखो इसको हमने पैरेलल टू एक्स एक्सिस कर दिया है, हमने क्राउन को बेसिकली रिमूव किया है, इसको टेंजेंट रनआउट बोल रहे हैं। और फिर हम क्या करेंगे, वंस दिस इज गोइंग टू बी डन, एक बार जब ये हो जाएगा तो फिर हम इसको और रोटेट करेंगे, देन वी आर गोइंग टू रोटेट इट फर्दर, और हम जो डिजायर्ड स्लोप है, जो डिजायर्ड स्लोप है उसको ऑब्टेन करने की कोशिश करेंगे। जो डिजायर्ड स्लोप है, द डिजायर्ड स्लोप विल बी ऑब्टेन्ड लाइक दिस। तो देखो ये कुछ, दिस इज स्ट्रेट लाइन, ये कुछ इस तरीके से हमने स्लोप चेंज कर दिया। पहले ये स्लोप यहाँ पे कितना था, 1/n, पर अब ये स्लोप कितना है, ई के बराबर। ई इज व्हाट, tan थीटा, दैट इज सुपर। और ये धीरे धीरे रोटेशन कर रहे हैं, धीरे 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 रोटेशन कर रहे हैं। अगर मैं बोलूं कि वो लेंथ, जितनी लेंथ में मैंने ये रोटेशन किया है और रोटेशन करके मैंने जो सुपर एलिवेशन है उसको प्रोवाइड किया है, मतलब स्लोप को चेंज कर दिया है ई के बराबर, इसको बोलते हैं सुपर एलिवेशन रन ऑफ। इसको क्या बोलते हैं, सुपर एलिवेशन रन ऑफ। दिस इज बेसिकली लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। दिस इज बेसिकली लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, दिस इज द बेसिक पर्पज ऑफ ट्रांजिशन कर्व। तो वो जो लेंथ है जितने में हम ये काम कर रहे हैं, मतलब आउटर लेन के स्लोप को हम, या बोल सकते हो पेवमेंट के स्लोप को हम ई के बराबर ले आ रहे हैं, फ्रॉम आउटर लेन स्लोप जीरो टू ई, जितने लेंथ में हम काम कर रहे हैं, जीरो से ई जितनी देर में हम आउटर लेन के स्लोप को ले आ रहे हैं, उसको हम बोलते हैं सुपर एलिवेशन रन ऑफ। लेट मी सर्च दैट डायग्राम, एक डायग्राम से मैं आपको दिखाता हूं तो और ज्यादा क्लैरिटी आएगी, जस्ट वेट अ मिनट। 3D में एक डायग्राम में, एक मिनट को बस लगेगा, तो आपको और बेहतर क्लैरिटी आ जाएगी। देखो यार, ये बार बार शुरू से ही हो जाता है, इसको चेंज करना पड़ेगा। ये डायग्राम देखिए। देखो, ये 1-1 सेक्शन मैंने डिफाइन किया था, दिस वाज आवर सेक्शन 1-1, जो पीछे पन्ने में हमने शो किया है। यहाँ पे देखो नॉर्मल कैम्बर है, फिर ये कुछ लेंथ है, जितनी लेंथ में हमने आउटर लेन स्लोप को जीरो किया है। अब यहाँ पे हम, ये जो सेंटर लाइन है इसी के अबाउट रोटेट कर रहे हैं। देखो इसको रोटेट करते गए करते गए करते गए, मतलब ये ऊपर आ रहा है, तो पहले देखो ये लेवल दोनों का सेम है, इनर एज और आउटर एज का, पर धीरे धीरे ये आउटर एज ऊपर आ रहा है, ऊपर आ रहा है, और फाइनली ये देखो यहाँ पे दिस स्लोप बिकम्स जीरो। यहाँ पे इनर लेन में अभी भी स्लोप है, बट आउटर लेन का स्लोप जीरो हो गया है। एग्जाम में लैंग्वेज यूज करेगा कि टेंजेंट रनआउट क्या है, तो ये वो लेंथ है जितनी लेंथ में आउटर लेन के स्लोप को हमने सी से जीरो किया है। सी मतलब यहाँ पे तो कैम्बर के बराबर स्लोप था ना, वहां पे कितना हो गया, जीरो। फिर उसके बाद इसको हम और रोटेट कर रहे हैं धीरे धीरे धीरे, 3-3 पे ये कुछ आपको ऐसा नजर आएगा, पूरा ही समथिंग लाइक दिस। और फिर देखो 4-4 पे, जहां पे ये सर्कुलर कर्व को कनेक्ट कर रहा है, पूरा का पूरा जो स्लोप है वो ई के बराबर हो गया। जितनी लेंथ में हमने ये रोटेशन करके आउटर लेन के स्लोप को जीरो से लेके ई के बराबर किया है, उसको बोलते हैं
सुपर एलिवेशन रन ऑफ या बेसिकली लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। तो देखो ये बीच में सर्कुलर कर्व है, दिस इज द सर्कुलर मेन कर्व, ये जो मैं दो लाइन से शो कर रहा हूँ, इसके इधर भी ट्रांजिशन कर्व है, इसके इधर भी ट्रांजिशन कर्व है, दिस इज स्ट्रेट रोड, दिस इज स्ट्रेट रोड। यहाँ पे देखो पहले स्ट्रेट रोड में इस तरीके से क्राउन दिखेगा आपको, कैम्बर दिखेगा, इसको रोटेट किया, रोटेट करके आउटर लेन के स्लोप को 0 किया, फिर आगे बढ़ते गए, फिर हमने इसको कैम्बर के बराबर ले आया एट 3 सेक्शन, जिसको डायग्राम में शो किया है। फिर 4 पे हमने क्या किया, हमने ई प्रोवाइड कर दिया। फिर थ्रू आउट द सर्कुलर कर्व हर जगह स्लोप ई ही है, हर जगह स्लोप ई ही है। फिर उसके बाद कम करता जाऊंगा, फिर यहाँ पे सेम वैसी कंडीशन आ जाएगी जैसे कि यहाँ पे आपको मिली थी। तो इस तरीके से हम इसको कुछ अचीव कर रहे हैं। ये देखो यहाँ पे शो किया है, ये डायगोनल क्राउन मेथड है, इसको हम जनरली अडॉप्ट करते हैं, जनरली दिस मेथड इज गोइंग टू बी चूजन। ये देखो यहाँ पे आउटर एज शो किया है, यहाँ पे इनर एज शो किया है। आउटर एज को देखो उठा रहे हैं हम विद रिस्पेक्ट टू इनर एज। अगर आप लेवल देखोगे तो आउटर एज जितना ऊपर है उसको हम सुपर एलिवेशन नहीं बोलते हैं, उसको ई कैपिटल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ई को हम ये स्लोप बोलते हैं tan थीटा, रेट ऑफ राइज और फॉल। यहाँ पे देखो सुपर एलिवेटेड रोड है सुपर एलिवेटेड रोड आपको इस तरीके से नजर आएगा। देखो ये इस तरीके से हमने आउटर लेन को ऊपर उठा दिया। विजुलाइज करना है, अगर नहीं विजुलाइज हो रहा है तो यूट्यूब पे जाओ, यूट्यूब पे सर्च करो ईसीपी जो यूट्यूब चैनल है, उसमें एक 1.5 घंटे की क्लास होगी ट्रांजिशन कर्व करके, उसको देखोगे तो सब चीजें कवर हो जाएंगी, क्योंकि थोड़ी डिफिकल्ट चीजें हैं पूरे। ये जो चैप्टर है इसमें सबसे डिफिकल्ट डिफिकल्ट क्या मतलब थोड़ा विजुअलाइजेशन की बात है, तो आपने कभी अगर देखा नहीं है तो सकता है मैं जो आपको बोल रहा हूँ उसको विजुअलाइज ना कर पाओ, तो विजुअलाइज करना है, ठीक है। विजुअलाइज एक बार कर पाओगे तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। सो दैट्स जस्ट वॉच दैट लेक्चर। अभी के लिए मैं इतना प्रयास कर रहा हूँ ताकि आपको ये डेफिनेशन क्लियर हो कि टेंजेंट रनआउट क्या है, सुपर एलिवेशन रन ऑफ क्या है, और किस तरीके से सुपर एलिवेशन को हम अटेन कर रहे हैं, ठीक है। इसी को मैं यहाँ पे समझा रहा था, ठीक है। तो ये 2 स्टेप में किया जाएगा, कैसे? 1 स्टेप में ये हमने काम किया, और अगर मैं स्टेप 2 की बात करूं तो स्टेप 2 में हम क्या कर रहे हैं, देन हम रोटेशन कर रहे हैं, रोटेशन ऑफ पेवमेंट। इसको जो स्टेप 1 है इसको बोलते हैं रिमूवल ऑफ क्राउन, इज रिमूवल ऑफ क्राउन। स्टेप 2 क्या है, रोटेशन ऑफ पेवमेंट। दिस कैन बी अगेन डन इन 2 ways, ईदर दिस कैन बी रोटेटेड अबाउट सेंटर, या तो हम इसको सेंटर लाइन के अबाउट रोटेट कर सकते हैं, और दूसरा या तो हम इसको इनर एज के अबाउट रोटेट कर सकते हैं, या हम इसको इनर एज के अबाउट रोटेट कर सकते हैं। मतलब जो पाइवट पॉइंट है वो इस बार इनर एज है, ठीक है। अब इस पे कुछ और क्वेश्चंस आते हैं तो इसकी मैं डिटेल्स आपको दे रहा हूं। जैसे अगर आप सेंटर लाइन के अबाउट रोटेशन करोगे तो इसका एक फायदा नजर आएगा। क्या फायदा नजर आएगा कि सेंट्रल लाइन रिमेन्स अनचेंज्ड। जो सेंटर लाइन है वो अनचेंज्ड होती है, मतलब सेंटर लाइन बदलती नहीं है, क्योंकि सेंटर लाइन को ही आपने पाइवट पॉइंट बनाया है। देखो मेरे हाथ में मार्कर है, अगर मैं इसको इसी सेंटर के अबाउट रोटेट करूं तो ये कभी नहीं बदलेगा, ठीक है। जैसे मान लो ये पेवमेंट है, अगर मैं इसको सेंटर लाइन के अबाउट रोटेट करूंगा, देखो सेंटर लाइन वही रहने वाला है, कहीं पे भी आप रोटेट कर दो 360 डिग्री मैंने रोटेट करके दिखा दिया, सेंटर लाइन रिमेन्स अनचेंज। लेकिन अगर मैं इनर के अबाउट रोटेट करूंगा तो देखो इनर के अबाउट रोटेट करने में लेट्स से कि ये ऊपर गया, लेट्स से कि ये ऊपर गया, अरे यार परेशान हो गया हूं मैं इसी में, ठीक है। लेट्स से कि ये ऊपर गया समथिंग लाइक दिस। ये देखो मैं रोटेट कर रहा हूं अबाउट इनर एज, तो जब इनर एज के अबाउट रोटेट करेंगे तो दिस सेंटर लाइन विल चेंज, दिस सेंटर लाइन विल चेंज, फिर ये रोड की जो सेंटर लाइन है वो बदल जाएगी। तो इसमें ये एक फायदा है, ये एक नुकसान है, ठीक है। देखो यहाँ पे सेंटर लाइन रिमेन्स अनचेंज्ड, यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, सेंटर लाइन चेंजेज, तो रोड की सेंटर लाइन है वो चेंज कर जाएगी। फिर यहाँ पे एक और फायदा है कि अर्थ वर्क इज बैलेंस्ड। जो अर्थ वर्क है, दिस अर्थ वर्क इज बैलेंस्ड। अगर हम रोटेशन कर रहे हैं अबाउट सेंटर लाइन तो अर्थ वर्क बैलेंस होता है। अर्थ वर्क बैलेंस होने का मतलब क्या है कि जैसे देखो ये रोड थी, इसको मैंने सेंटर लाइन के अबाउट रोटेट किया, तो जितना यहाँ पे मुझे फिलिंग करनी पड़ रही है उतना ही यहाँ पे कटिंग करनी पड़ रही है, तो दिस कटिंग इज इक्वल टू दिस फिलिंग। और मतलब हमें बाहर से कोई मिट्टी वगैरह नहीं लानी पड़ेगी, इकोनॉमिकल अर्थवर्क होगा, इसको बोलते हैं अर्थवर्क इज बैलेंस या बैलेंस अर्थवर्क। बैलेंस अर्थवर्क मतलब कॉस्ट ऑफ कटिंग इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ फिलिंग। तो इसका ये एक फायदा हो गया कि अर्थवर्क विल बी बैलेंस्ड, ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया, इसका एक नुकसान है, नुकसान क्या है कि ड्रेनेज की प्रॉब्लम इसमें जनरेट होगी, ड्रेनेज प्रॉब्लम विल बी जनरेटेड हियर। क्यों? क्योंकि देखो रोड की ये जो इनर एज है इसको मैं नीचे ले गया हूं, मतलब यहाँ पे जनरेशन ऑफ लो लाइंग एरिया हो रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दिस देयर विल बी प्रॉब्लम ऑफ ड्रेनेज। तो इसीलिए जो सेंटर लाइन रोटेशन है इसको आप अडॉप्ट करते हैं व्हेन द पेवमेंट इज कंस्ट्रक्टेड ओवर एम्बैंकमेंट, या फिर इन हिली एरियाज। हिली एरियाज में क्योंकि लैंड स्लोप काफी अच्छा खासा होता है, वहां पे भी कोई ड्रेनेज का इशू नहीं होता है। अगेन एग्जाम का क्वेश्चन कि सेंटर लाइन रोटेशन हम कहां पे चूज करेंगे, सो वी चूज इट व्हेन पेवमेंट इज कंस्ट्रक्टेड अबव एन एम्बैकमेंट, या किसी एम्बैकमेंट के ऊपर कंस्ट्रक्ट किया गया जहां पे ड्रेनेज की समस्या नहीं है, या फिर
अगर हम हिली रोड्स कंस्ट्रक्ट करते हैं हिली एरियाज में, तो वहां पे भी कोई ड्रेनेज का इशू नहीं होता है, तो फिर हम सेंटर लाइन के अबाउट रोटेशन को चूज करते हैं, क्योंकि बाकी इसके एडेड बेनिफिट्स हैं। ये इकोनॉमिकल है, इसमें पैसे कम लग रहे हैं क्योंकि अर्थवर्क इज बैलेंस्ड, साथ के साथ इसमें सेंटर लाइन ऑफ रोड रिमेन्स अनचेंज, मतलब जो रोड का अलाइनमेंट हमने फाइनलाइज किया है इन द फाइनल लोकेशन सर्वे, डिटेल्ड सर्वे, दैट विल नॉट बी चेंज। जबकि जो इनर एज के अबाउट अगर रोटेशन करते हैं पेवमेंट को, तो इसमें सेंटर लाइन चेंज कर जाता है, तो ये इसका एक ड्रॉबैक हो गया। दूसरा ड्रॉबैक क्या है, इसमें अर्थवर्क बैलेंस नहीं है, मतलब ये अनइकोनॉमिकल है। अनइकोनॉमिकल का मतलब इसमें फिलिंग रिक्वायर्ड होगी, देयर विल बी रिक्वायरमेंट ऑफ फिलिंग, क्योंकि अगर आप इनर एज के अबाउट रोटेट कर रहे हो, देखो तो ये रोटेशन करने का मतलब, पहले पेवमेंट ऐसे था, ये मैंने पाइवट पॉइंट इसको चूज किया, इनर एज रोटेट किया, तो यहाँ पे आपको फिलिंग करने की जरूरत पड़ेगी, अर्थवर्क विल नॉट बी बैलेंस, तो ये अनइकोनॉमिकल होगा। और तीसरा, इस केस में कोई ड्रेनेज प्रॉब्लम नहीं होगी, नो ड्रेनेज प्रॉब्लम, क्योंकि कोई लो लाइंग एरिया जनरेट नहीं हो रहा है, तो इस वजह से कोई ड्रेनेज की प्रॉब्लम भी यहाँ पे नहीं होगी, देयर विल नॉट बी एनी प्रॉब्लम ऑफ ड्रेनेज। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। इनर एज के अबाउट रोटेशन हम कहाँ पे करते हैं, जब बोल सकते हो हम नॉर्मल सिचुएशन में, मतलब ओवर इम्बैकमेंट रोड नहीं कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं या फिर हिली रोड्स नहीं है, तो हम अबाउट इनर एज को भी पेवमेंट को रोटेट कर सकते हैं, वी कैन रोटेट द पेवमेंट अबाउट इनर एज, पर जनरली अवॉइड करते हैं, क्यों, क्योंकि ये अनइकोनॉमिकल है, इसमें अ लॉट ऑफ फिलिंग विल बी रिक्वायर्ड, और इसमें सेंटर लाइन चेंज कर जा रही है, तो बाकी जो डिफरेंट एक्टिविटीज है डिजाइन की वो अफेक्ट हो जाएंगी, और इसमें एडवांटेज क्या है कि कोई ड्रेनेज प्रॉब्लम इसमें जनरेट नहीं होगा। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ऑल दीज पॉइंट्स यू मस्ट रिमेंबर। फिर से मैं बता रहा हूं, जब भी हम सुपर एलिवेशन को अटेन करते हैं, इट इज डन इन टू वेज। फर्स्ट स्टेप में हम रिमूवल ऑफ क्राउन करते हैं, विच कैन बी डन इधर बाय रोटेटिंग द आउटर लेन अबाउट सेंटर लाइन और बाय डायगोनल क्राउन मेथड। जनरली first is adopted, diagonal crown method is not adopted because of generation of negative super elevation, because of problem of negative super elevation। दूसरा स्टेप में, वंस द क्राउन विल बी रिमूव, हम पेवमेंट को रोटेट करते हैं इधर अबाउट सेंटर लाइन और इनर एज, दोनों के अपने फायदे अपने नुकसान है। अगर सेंटर लाइन के अबाउट रोटेशन करते हैं तो अर्थवर्क बैलेंस होता है, मतलब ये इकोनॉमिकल होता है, तो सेंटर लाइन चेंज नहीं होती है, पर इसमें ड्रेनेज की प्रॉब्लम जनरेट होगी बिकॉज ऑफ जनरेशन ऑफ लो लाइंग एरिया टुवर्ड्स द इनर एज। लेकिन अगर हम इनर एज के अबाउट रोटेट करेंगे, मींस इफ आवर पाइवट पॉइंट विल बी इनर एज, तो कोई ड्रेनेज की प्रॉब्लम नहीं होगी, ये इसका एक बेनिफिट है। पर इससे नुकसान क्या होता है कि अनइकोनॉमिकल होता है, मतलब इसमें अर्थवर्क विल नॉट बी बैलेंस, जितनी कटिंग है उतनी फिलिंग नहीं है, रादर यू नीड टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा फिलिंग इन दिस केस। और इसके साथ साथ इसमें जो रोड की सेंटर लाइन है, दैट सेंटर लाइन विल ऑल्सो बी चेंज, लेकिन इसमें कोई ड्रेनेज की प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। वो लेंथ ऑफ रोड, जितनी दूरी में मैंने आउटर लेन के स्लोप को कैम्बर से जीरो किया है, मतलब जितनी दूरी में मैंने क्राउन को रिमूव किया है, उसको बोलते हैं टेंजेंट रनआउट। और वो लेंथ ऑफ रोड, जितनी दूरी में मैंने आउटर लेन के स्लोप को जीरो से सुपर एलिवेशन के बराबर किया है, मतलब जितनी दूर में मैंने इस सुपर एलिवेशन को अटेन किया है, उसको बोलते हैं सुपर एलिवेशन रन ऑफ। That is exactly equal to length of transition curve, because this is the basic function of transition curve to gradually introduce this super elevation। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है, और ये भी आपको याद रखना है कि एज पर आईआरसी दिस रिमूवल ऑफ क्राउन मस्ट बी डन विद इन द स्ट्रेट पोर्शन इटसेल्फ। तभी मैंने इसको स्ट्रेट पोर्शन में ही किया है, यहाँ पे भी डायग्राम में देखो, ये स्ट्रेट पोर्शन में ही हमने क्राउन को रिमूव कर दिया है। ये स्ट्रेट रोड होगी, यहां से देखो ट्रांजिशन कर्व मैंने कहां से कहां शो किया है, दिस इज द ट्रांजिशन कर्व। कहा गया यार, ये ट्रांजिशन कर्व है, देखो ये ट्रांजिशन कर्व है, ये दिस इज द लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, दिस इज स्ट्रेट रोड, ये स्ट्रेट रोड है। तो दिस इज रिमूवल ऑफ क्राउन इज डन विद इन द स्ट्रेट पोर्शन इटसेल्फ एज पर आईआरसी रिकमेंडेशंस। ठीक है, बाकी एक बार वो लेक्चर आप देख सकते हैं, नोट्स में आपने पढ़ा होगा, तो आप मेरी बातें समझ पा रहे होंगे। मैं मेन मेन बातें कर रहा हूं अभी जो आपको जरूरत है फॉर द क्वेश्चन। नाउ लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। अब ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से होना चाहिए आपसे। बोला गया असर्शन है, असर्शन का मतलब होता है अ फैक्चुअल स्टेटमेंट। जब भी कभी आपको असर्शन का क्वेश्चन मिले, ये एक फैक्चुअल स्टेटमेंट होता है। तो पहले तो आपको चेक करना होता है कि क्या ये स्टेटमेंट सही है या फिर गलत है, ये जो फैक्ट है क्या ये फैक्ट गलत है या फिर सही है। और फिर दूसरा स्टेटमेंट जो होगा उसमें उसका रीजन दिया होगा कि ये सही है तो क्या इसीलिए सही है। तो फर्स्ट आपको चेक करना होता है कि क्या असर्शन सही है या नहीं सही है, और अगर सही है तो क्या इसके सही होने की यही वजह, ये रीजन में आपको चेक करना है। असर्शन दिया है मतलब एक फैक्चुअल स्टेटमेंट दिया है कि जो रोटेटिंग पार्ट्स ऑफ द सरफेस है ऑफ द रोड विद द क्राउन एज द पाइवट पॉइंट इज नॉट जनरली प्रिफर्ड फॉर अचीविंग द नीडफुल कैंट एट हॉरिजॉन्टल कर्व्स। बोला गया जो रोटेटिंग पार्ट्स ऑफ द सरफेस ऑफ द रोड है, सरफेस जो रोड का है उसमें रोटेटिंग पार्ट कहाँ पे आएगा, जहां पे आप पेमेंट को रोटेट करो, ट्रांजिशन कर्व में।
अदरवाइज तो वो रोटेटेड है ना, जो मेन सर्कुलर कर्व है वहां पे पेवमेंट ऐसा हो गया, अब कुछ नहीं कर रहे हो। जो स्ट्रेट रोड है वहां पे नॉर्मल कैम्बर दिखेगा, वहां पे भी कुछ नहीं कर रहे हो। जो ट्रांजिशन कर रहे हो उसी में तो खेल रहे हो, ये रोटेशन कर रहे हो। तो बोला गया ये जो रोटेटिंग पार्ट है ऑफ द सरफेस, सरफेस का ऑफ द रोड, रोड की सरफेस का, with the crown as the pivot point, pivot point मतलब about which something rotates, pivot point means about which something rotates, about which समथिंग रोटेट्स, जिसके अबाउट कुछ रोटेट करता है। तो बोला गया कि रोटेटिंग पार्ट्स ऑफ सरफेस ऑफ रोड विद द क्राउन एज पाइवट, मतलब क्राउन पाइवट पॉइंट है, मतलब सेंटर लाइन पाइवट पॉइंट है, इज नॉट जनरली प्रिफर्ड। क्या इसको जनरली प्रेफर करते हैं? तो सेंटर लाइन के अबाउट रोटेशन कर रहे हैं, अभी देखते हैं करते हैं कि नहीं। फॉर अचीविंग द नीडफुल कैंट एंड हॉरिजॉन्टल कर्व्स, जनरली इसको प्रिफर नहीं करते हैं, नहीं शब्द ना गड़बड़ कर देना, नॉट जनरली प्रिफर्ड। जैसा सवाल वैसा जवाब देना है हमको, ठीक है। रीजन, तो रीजन क्या है? तो क्यों नहीं प्रिफर करेंगे, अब तो पढ़ चुके हो ना। प्रिफर क्यों करेंगे? क्योंकि सेंटर लाइन रिमेन्स अनचेंज्ड। प्रिफर क्यों करेंगे? क्योंकि ये इकोनॉमिकल है। नहीं प्रिफर करेंगे क्यों? क्योंकि एक ही ड्रॉबैक है इसका। क्यों? क्योंकि इसमें ड्रेनेज की प्रॉब्लम जनरेट होगी टुवर्ड्स द इनर आइज, इनर साइड। तो देखो क्या लिखा है, रीजन लोअरिंग ऑफ द लोअर एज इंटरफेरेंसेज विद द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ द रोड। बोला गया जो इनर एज है, लोअर एज है, उसको और जब तुम नीचे करोगे, उसकी और लोअरिंग करोगे, तो ये इंटरफेयर करेगा किससे? विद द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ द रोड। तो पहला सही है, बिल्कुल सही है, और रीजन भी सही है। इसी वजह से मैं इस चीज को अडॉप्ट नहीं करता हूं, अदरवाइज इस चीज में कोई बुराई नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या है? ए पार्ट, मतलब असर्शन भी सही है और रीजन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। दिस इज वेरी लवली क्वेश्चन। आंसर रटना एक अलग चीज है, पर सब कुछ समझ के बिल्कुल कॉन्फिडेंस से आंसर देना एक दूसरी चीज है। ये चीज हमेशा जान लो, बच्चे ये एक बहुत भारी मिस्टेक करते हैं कि वो क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं तुरंत आंसर पहुंच जाते हैं। ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट देख लिया, कभी भी आंसर नहीं देखना होता है। मेरे हिसाब से तो आप अपने आंसर के पन्ने को फाड़ के फेंक दो किताब से। फाइंड द आंसर्स बाय योरसेल्फ। जिस सवाल का आंसर तुम इतने कॉन्फिडेंस से देने लग जाओगे, कॉन्फिडेंस का मतलब मूर्ख नहीं बन जाना है, कॉन्फिडेंस नॉलेज के साथ आता है, कॉन्फिडेंस जेन्युइन होना चाहिए। जिस दिन तुम्हारे अंदर इतना भरोसा आ गया, इतना यकीन आ गया कि हाँ ये बात सही है, इसका आंसर यही होगा, वो सवाल तुम्हारा तैयार हो गया, वो सवाल को तुम एग्जाम में करके आओगे। जिसमें तुम तुरंत आंसर देख लिए फंसते ही कि इसमें क्या होगा, मैं देख लेता हूँ, गारंटी मैं अभी लिख के दे दे रहा हूँ, आप वो क्वेश्चन एग्जाम में गलत ही करके आओगे, वो निगेटिव नंबर देगा। तो इसीलिए क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचना एक अलग चीज है, पर विद लॉजिक सब कुछ समझते हुए उस आंसर को जस्टिफाई करना वो एक दूसरी चीज है। कई सारे बच्चे होंगे जो इसका सही आंसर दे रहे होंगे, ए पार्ट होगा, पर क्या आप ऐसे सोच पा रहे हो? क्या आपके मन में ये सारी चीजें आ रही हैं, एवरी इफ एंड बट, और तब फिर आप ए पार्ट बोल रहे हो? देन वेल एंड गुड, आपकी तैयारी अच्छी है। और अगर हाँ हाँ ए होगा ऐसे सोच रहे हो, फिर गलत हो गया, ओ ए नहीं होगा, ये गलती कर दी, ऐसे सोच रहे हो, तो नॉट सफिशियंट प्रिपरेशन, फिर अभी आपकी तैयारी और करने की जरूरत है। ठीक है, चलिए, आई होप इट इज क्लियर नाउ। चलिए नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन सॉल्व करिए। इसको डिटेल में हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था, सेकंड क्लास में बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्राइटेरिया एसोसिएटेड विद द डिजाइन ऑफ सैग वर्टिकल कर्व। सैग कर्व क्या होता है बताइए? व्हाट इज सैग वर्टिकल कर्व? सैग कर्व मतलब इज टॉकिंग अबाउट वैली कर्व। दो तरीके के वर्टिकल कर्व है, एक वैली कर्व है, एक सैग कर्व जिसको बोल रहे हैं, और दूसरा क्या है? क्रस्ट कर्व या फिर समिट कर्व। तो बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्राइटेरिया एसोसिएटेड विद द डिजाइन ऑफ सैग वर्टिकल कर्व। कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि पीछे डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, नहीं अगर आपको समझ आ रहा है तो जाके दोबारा से वो लेक्चर देखो, ठीक है। पहला पॉइंट, प्रोविजन ऑफ मिनिमम स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस ड्यूरिंग डे टाइम। क्या डे टाइम में वैली कर्व में कुछ देखने की दिक्कत आ रही है? नहीं, तो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। अच्छा, अब ये सब आपको डेवलप करना है यार, ये सब आपको डेवलप करना है। जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो, एक आंख आपकी ऑप्शंस पे होनी चाहिए, ठीक है। एक ऑप्शंस पे होने का मतलब ये नहीं कि तुम हर ऑप्शन पढ़ने के बाद, एक पढ़ने के बाद ऑप्शंस देख रहे हो, नहीं। अब से मैं देखो पढ़ रहा हूं पहला स्टेटमेंट पर मुझे ऑप्शंस दिख रहे हैं, क्योंकि मेरी ऐसी प्रैक्टिस हो चुकी है। आपको भी ऐसे करना है। वेन एवर यू आर डूइंग एनी यू कैन से क्वेश्चन सॉल्विंग सेशन, चाहे आप एग्जाम भी दोगे तब भी ये बहुत हेल्प करेगा। ऑलवेज कीप एन आई ऑन ऑप्शंस। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में ऑप्शंस को देख के सवाल को सॉल्व करने की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, नहीं तो आप बहुत टाइम वेस्ट कर रहे होगे। तो पहले जब भी मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूं, पहले तो मैं सोचता हूं कि ये सही है गलत है, आंसर देता हूं, और आंसर देते वक्त ये जो ऑप्शन है मेरे दिमाग में चल रहे होते हैं। कैसे चल रहे हैं? तो देखो, मैंने बोला पहला गलत है, एब्सोल्युटली गलत है, पीछे हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। मतलब अब इस क्वेश्चन का आंसर ए नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें वन सही किया है, और इस क्वेश्चन का आंसर डी नहीं हो सकता है, तो दो ही बच गए। मतलब अगर मैं तुक्का भी मारता हूं जल्दबाजी में, तो भी 1/4 से मेरी पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी सही होने की 1/2 हो गई है।
क्योंकि बी या सी में हे से एक आंसर होगा। अब देखो बाकी पढ़ते हैं। तो एडिक्वेट ड्रेनेज, हाँ यहाँ पे ड्रेनेज की प्रॉब्लम आएगी। वैली कर्व में जो लोवेस्ट पॉइंट है दैट विल बी ड्रेनेज लॉक्ड, तो यहाँ पे ड्रेनेज की प्रॉब्लम आएगी। कंफर्टेबल ऑपरेशन भैया, द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजाइन क्राइटेरिया इन केस ऑफ वैली कर्व इज व्हाट? कंफर्ट क्राइटेरिया। प्लीजेंट अपीयरेंस, हमेशा सुंदर दिखना हमारी चाहत है। वी ऑलवेज वांट द अपीयरेंस ऑफ दैट एरिया टू बी गुड। रोड सुंदर ही बनाना चाहते हैं। तो पहला नहीं होगा, दूसरा तीसरा चौथा ये तीनों ही सही है, तो आंसर क्या हो गया? सी पार्ट। इस तरीके से आपको सोचना आना चाहिए, ठीक है, इस तरीके से आपको सोच के आंसर तक पहुंचना चाहिए। तुक्का नहीं मारना है। अभी से ये प्रैक्टिस में लाना है आपको, और नहीं सीख पाओगे तो मेरी बातें बहुत हो सकता है आपको खराब लग रही हो, पर बहुत बाद में सही निकल के आती हैं। अगर आप अपनी आदतें नहीं सुधारोगे, एग्जाम में फेल होगे, तब ये सीखोगे। उससे पहले सीख जाना है, तुक्के से बचना है। आंखें बंद करके तुक्का नहीं मारना है। सोच के आंसर तक पहुंचना है। जो सिखा रहा हूं उसको आपको सीखना है। चलिए, नाउ लेट्स सॉल्व दिस सेकंड क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ पे मैंने ये डायग्राम डाल दिया है किताब से, तो ये आप देख सकते हो। कर्व्स मैंने यहाँ पे डायग्राम डाल दिए हैं कि ड्राइवर्स आइए, ये दोनों कर्व, चलो इसको पढ़ लेना। इसको बोलते हैं वर्टिकल पॉइंट ऑफ कर्वेचर, इसको बोलते हैं वर्टिकल पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, इसको बोलते हैं वर्टिकल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये डायग्राम इसलिए डाला, जेई में ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, वीपीसी क्या है या वीपीटी क्या है। ठीक है, तो ये आप समझना। बाकी आगे बढ़ते हैं, हम जरूरत जहां पड़ेगी उसको समझाऊंगा। सिक्स क्वेश्चन पढ़िए। बोला गया, अज्यूमिंग द सेफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस टू बी 80 मीटर ऑन अ फ्लैट हाईवे सेक्शन एंड विद अ सेटबैक डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर, व्हाट वुड बी द रेडियस ऑफ नेगोशिएबल हॉरिजॉन्टल कर्व? जो नेगोशिएबल हॉरिजॉन्टल कर्व है उसकी रेडियस पूछा है। चलिए सॉल्व करिए, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। आई एम गिविंग यू टाइम ऑफ 2 मिनट्स। सॉल्व करिए इसको पहले। सॉल्व इट बाय योरसेल्फ। मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। मैं चाह रहा हूँ पहले आप थोड़ा परेशान हो, जूझो। मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि जो भी इस क्लास में बैठा हुआ है वो थ्योरी पढ़ के आया हुआ है, कभी ना कभी, कहीं ना कहीं। अगर आपने पहले कभी हाईवे नहीं पढ़ा है और सीधे आके यहाँ पे बैठ गए हो क्लास करने क्वेश्चन की, तो फिर आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। फर्स्ट गो एंड डू द थ्योरी पोर्शन। बिना हाईवे इंजीनियरिंग पढ़े सवाल नहीं लगा सकते हो। तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि तुमने कभी ना कभी पढ़ा है, आज नहीं कल नहीं, कभी ना कभी पढ़ा हुआ है। और आप अपनी बुद्धि लगा के पहले इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। फिर जो गलतियां होंगी उसको आपको सीखना है कि देखो मैं ये गलती कर रहा था, सर ने इसको ऐसे सही किया। सो फर्स्ट टेक सम टाइम एंड सॉल्व दिस। 2 मिनट का समय दे रहा हूँ, 3 मिनट का, आप इसको सॉल्व करिए। बताइए, आंसर बताइए, वेट कर रहा हूँ। ये कुछ बच्चे आते हैं फिर चले जाते हैं, ये क्या करने आते हैं भाई? कैसे कैसे लोग हैं यार क्लास में, कैसे कैसे लोग हैं वो, सच में। आते हैं फिर चले जाते हैं, पता नहीं क्या देख के 2 मिनट में। ऐसे लोग लाइफ में कुछ नहीं कर पाते हैं, जिनको कुछ आता भी नहीं है और वो आत्ममुग्धता में रह जाते हैं कि मुझको बहुत आता है। अध जल गगरी छलकत जाए वाली कहानी है। जो एक समझदार बच्चा होता है वो मेहनत करने पे यकीन रखता है, फालतू की बातें नहीं करता है। अगर ये समझदार होते तो आते ही नहीं, या तो इनको इतना आ रहा होता, और आ भी नहीं रहा है और आ रहा है, ऐसे कूप मंडूक बड़े दुविधा में रह जाते हैं। आए क्लास में, नहीं आ रहा था तो आए क्लास करने, फिर इतना आ रहा था कि क्लास नहीं करना है। ये लटके ही रहेंगे, त्रिशंकु रह जाएंगे ऐसे लोग। जिनको नहीं आता है वो भी सीख जाते हैं, जिनको आता है वो स्मार्ट होते हैं, वो भी कर ले जाते हैं। जो ऐसे बेवकूफ होते हैं वो रोते रह जाते हैं। बताइए आंसर क्या है? बताइए भाई, एक बच्चे ने भी आंसर नहीं दिया, वेट कर रहा हूं मैं। गिव मी आंसर। मलिक, तुमने तो क्लास किया है। नवीद, तुम लोग तो बताओ यार, जो क्लास की हो। कैसे करोगे?
सॉल्व करो। आपको क्लास में मैंने दो दो तरीके बताए हैं। ऑब्जेक्टिव के लिए अलग अप्रोच बताई है और एग्जैक्ट तरीका भी बताया हुआ है, ये एक्चुअल कैसे करते हैं। बताइए भाई, वेट कर रहा हूँ मैं, आंसर दीजिए, कोई भी आंसर दीजिए जल्दी से। ये देखो, ये क्लास में कराया हुआ है मैंने आपको। ट्रांजिशन कर्व कैन बी डिफाइंड एज अ कर्व हैविंग कंटिन्यूअसली चेंजिंग रेडियस with which is used to connect a circular arc या road with a straight line या road or a circular arc with another circular arc having different curvature। r is radius of curvature, 1 by r is curvature, ये सब समझाया था। ये डायग्राम जो बना रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव्स क्या थे ये सब लिखवाए थे। टू ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इन बिटवीन द स्ट्रेट एंड सर्कुलर पोर्शन, टू अवॉइड सडन जर्क, टू ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस द सुपर एलिवेशन एंड एक्स्ट्रा वाइडनिंग, टू ये सब हमने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स लिखवाए थे कई सारे। ठीक है, फिर टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन कर्व ये डिस्कस किया। फिर इसके बाद ये ट्रांजिशन कर्व को बना के दिखाया कि कौन ज्यादा कंफर्टेबल है, किसमें टर्निंग एंगल ज्यादा है, डेविएशन एंगल ज्यादा है, ऑल दीज थिंग्स। फिर स्मॉल डेविएशन एंगल के लिए बिहेवियर ऑफ ऑल थ्री कर्व सेम होता है, आइडियल शेप स्पाइरल होता है, ये सब इन्फॉर्मेशन दी। ठीक है, फिर ये सेंट्रीफ्यूगल रेशियो वगैरह से आपको समझाया। फिर ये देखो लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व मैंने निकाला कैसे, ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन, ये जो कल निकाला था। फिर ऑन द बेसिस ऑफ रोटेशन, ये जो अभी पढ़ा रहा हूँ इसी के हिसाब से निकाला है, रोटेशन कैसे किया है, अबाउट इनर एज, अबाउट सेंटर लाइन, ऑल दीज थिंग्स, ये फॉर्मूला निकल के आया है। फिर ये हमने आईआरसी वाला फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे, ये तो पेवमेंट, ये आईआरसी वाला फॉर्मूला, ये सब आपको पता होना चाहिए। फिर ये कंक्लूजन लिखा है। ये लेक्चर एक बार देख लीजिए, यूट्यूब पे पड़ा होगा तो आपको कभी कोई डाउट नहीं होगा। चलिए, बहरहाल इस क्वेश्चन का आंसर दिए। आंसर दिस क्वेश्चन कैसे करोगे। ये बात कर रहा है सेटबैक डिस्टेंस की। सेटबैक डिस्टेंस मतलब क्लियरेंस जिसको बोलते हैं। सेटबैक डिस्टेंस मतलब क्लियरेंस जिसको बोलते हैं, इनर लेन ऑफ रोड से कितना डिस्टेंस में आपको विजिबल होना चाहिए सो दैट विजिबिलिटी इज नॉट गोइंग टू बी अफेक्टेड। क्या बोल दिया मैं, तो जैसे मान लो ये कोई रोड है, सपोज दिस इज अ रोड, लेट्स से ये कोई रोड है इस तरीके से, लेट्स से ये कोई रोड है, समथिंग लाइक लाइक दिस, ये रोड है। ये डायग्राम अच्छे से नहीं बन रहा है मेरे से, ये कर्व्ड रोड है। लेट्स से ये कर्व्ड रोड है। ठीक है, लेट्स से ये एक कर्व्ड रोड है, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो अगर आप आउटर लेन में हो, यहां पे हो, तो आपको तब भी दूर तक दिख रहा है, यू आर एबल टू लुक एट ग्रेटर डिस्टेंसेज। लेकिन आप अगर इधर हो इनर साइड में, तो देखो आपकी आई साइट ब्लॉक हो जा रही है। आपको हो सकता है सफिशियंट जो डिस्टेंस है, साइड डिस्टेंस, वो अवेलेबल ना हो, बिकॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है आप देख ना पाओ। तो कितना दूरी पे हम कोई ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करेंगे विद द इनर लेन, बेसिकली अगर नैरो रोड्स होती है तो सेंटर लाइन से देखते हैं, पर फॉर वाइड रोड्स इसको हम इनर लेन से देखते हैं। लेट्स डिवाइड द लेन्स, तो इनर लेन्स मैंने शो किया। ये जो डिस्टेंस है इसको सेटबैक डिस्टेंस बोलते हैं, एम। सेटबैक डिस्टेंस हमने कैलकुलेट किया, अलग अलग केसेस बनाए थे, जिसमें केस वन था जब लेंथ ऑफ कर्व इज मोर देन साइड डिस्टेंस। सेटबैक डिस्टेंस हमने बनाया था फॉर्मूला सेटबैक डिस्टेंस का। तो पहला फॉर्मूला क्या था, केस वन, जब तो लेंथ ऑफ कर्व मोर देन साइड डिस्टेंस है। साइड डिस्टेंस ओएसडी हो सकता है, आईएसडी हो सकता है, या एसएसडी हो सकता है। यहाँ पे फॉर्मूला क्या निकाला था एम का, सो एम वाज आर माइनस आर कॉस अल्फा बाई टू, ये सब समझाया था। जहाँ पे डेरिवेशन में नहीं करके दिखा रहा हूँ, जहाँ पे अल्फा बाई टू आप कैसे निकाल सकते हो, तो एस बाई टू आर इंटू 180 डिवाइड बाई पाई इन डिग्रीज, इस तरीके से निकाल सकते हो। ये सब आपको सिखाया था मैंने, बहुत आसान डेरिवेशन था।
ठीक है, आप अपने नोट्स में देखना, एक बार में समझ जाओगे। अब डेरिवेशन अभी नहीं बता पाऊंगा, बट दिस वाज द फर्स्ट केस। ये कब है, तो ये वन लेन सिंगल लेन के लिए है। सिंगल लेन मतलब नैरो रोड, सिंगल लेन के लिए है, या नैरो रोड। नैरो रोड के लिए कहां से निकालते हैं, तो फ्रॉम सेंटर लाइन ऑफ रोड, फ्रॉम सेंटर लाइन ऑफ रोड इटसेल्फ ही हम इसको फाइंड आउट करते हैं। दूसरा हमने फॉर्मूला दिया था, दूसरा अगर वाइडर रोड है, इसी में केस वन में ही, तो एम निकल के आया था R - D कॉस अल्फा बाई टू। वेरी इजी सा डेरिवेशन था, ज्योमेट्री देख के बताया था। जहां पे ये जो सेटबैक डिस्टेंस है, नाउ दिस इज फ्रॉम सेंटर लाइन ऑफ इनर लेन, ऑफ इनर लेन। ये भी क्वेश्चन आता है कब, अगर n ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है, मतलब नंबर ऑफ लेन्स अगर दो या दो ज्यादा है, जिसको हम वाइडर रोड्स बोलते हैं। वाइड रोड्स के लिए हम सेटबैक डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर लाइन ऑफ इनर लेन से निकालते हैं। फिर हमने केस टू बनाया था, केस टू, इफ लेंथ ऑफ कर्व इज लेस देन साइड डिस्टेंस। तो इसमें m निकल के आया था दो, एक तो एम ए बी था प्लस एक एम बी सी था। याद करो क्लास को, जिसमें ये जो एम ए बी था, ये तो हमने पहले ही जैसे निकाला था। जो एम ए बी है, इसको तो हमने पहले ही जैसे निकाला था। कैसे निकाला था, सो दिस एम ए बी इज बेसिकली, अब मैं एक ही लिख रहा हूं, सो दिस इज R - D माइनस डी कॉस अल्फा बाई टू। और जो एम बी सी था, ये रेडियस पे डिपेंड नहीं कर रहा था, तो इसका क्या फॉर्मूला निकल गया था एम बी सी का। याद करो एम बी सी क्या निकल गया था, व्हाट वाज एम बी सी, सो इट वाज S माइनस एल सी डिवाइडेड बाई टू। याद करो डायग्राम इस तरीके से, तो कुछ था, लेंथ ऑफ कर्व छोटा था अभी, सो ये ऊपर वाला S है, लेंथ ऑफ कर्व है, तो ये जो डिस्टेंस था इट वाज S माइनस एल सी। तो S माइनस एल सी डिवाइडेड बाई टू इंटू साइन अल्फा बाई टू, इंटू साइन अल्फा बाई टू। और अल्फा बाई टू अगर आपको निकालना है, तो अल्फा बाई टू इस बार आपको लेंथ ऑफ कर्व से निकालना पड़ेगा। दिस विल बी एल सी डिवाइडेड बाई टू R माइनस डी इंटू, कैसे इसको रेडियन में कन्वर्ट, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करोगे, तो इंटू 180 डिवाइडेड बाई पाई। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। आर माइनस डी करेंगे वाइड रोड्स के लिए, आर करेंगे फॉर नैरो रोड्स के लिए। वाइड रोड्स के लिए हम सेटबैक डिस्टेंस निकालते हैं फ्रॉम द सेंटर लाइन ऑफ इनर लेन, और नैरो रोड्स के लिए हम सेटबैक डिस्टेंस निकालते हैं फ्रॉम द सेंटर लाइन ऑफ रोड इटसेल्फ। ठीक है, क्लास में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। फिर इसके बाद एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी दिया था मैंने कि m को आप ऐसे भी निकाल सकते हो, S स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8R से। इसको भी डिराइव करके दिखाया था और बताया था कि इस फॉर्मूले को बेसिकली प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल से हम निकालते हैं, और सिविल इंजीनियरिंग में सोम वगैरह में, स्टील वगैरह में भी इस फॉर्मूले को कई बार यूज किया है आपने। ठीक है, वर्साइन ऑफ कर्व जैसे रेलवे में आपको पढ़ाया जाएगा, वो भी आप इसी तरीके से निकालोगे। तो ये डेरिवेशन करके भी दिखाया था, जहां पे m इज ऑलवेज सेटबैक डिस्टेंस। तो आप जैसे चाहो निकाल लो। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन क्या है, ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को पढ़िए। तो इसमें बोला गया है कि जो साइड डिस्टेंस है, वो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस आपको इंश्योर करना है। कितना है, 80 मीटर। तो जो एस है, दिस एस इज इक्वल टू एस एस डी, विच इज गिवन टू बी 80 मीटर इन द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में गिवन है। फिर बोला गया है फ्लैट हाईवे सेक्शन है विद सेटबैक डिस्टेंस 10 मीटर। तो एम है, ये एम दे दिया है, दिस एम इज गिवन टू बी 10 मीटर। सेटबैक डिस्टेंस दे दिया है 10 मीटर। व्हाट वुड बी द रेडियस ऑफ द निगोशिएबल कर्व। इस कर्व की आपको रेडियस बतानी है। व्हाट वुड बी द रेडियस ऑफ निगोशिएबल कर्व, आपको इस कर्व की रेडियस बतानी है, आर बताना है। आर बताना है, तो कैसे बताओगे। अब देखो, डी का तो इसमें रोल ही नहीं है, क्योंकि कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं गिवन है। डी क्या है, डी है सेंटर लाइन ऑफ रोड से लेके सेंटर लाइन ऑफ इनर लेन के बीच का डिस्टेंस है, स्मॉल डी। इस क्वेश्चन में कोई डेटा है जिससे आप डी निकाल सकते हो। सेंटर लाइन ऑफ रोड जो है, लेट्स से कि जैसे ये रोड है, लेट्स से ये रोड है, अलग अलग लेन्स हैं। लेट्स से इसमें मैं 4 लेन्स बना दे रहा हूं जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। दीज आर डिफरेंट डिफरेंट लेन्स, 1 2 3 4। तो जो सेंटर लाइन ऑफ रोड से सेंटर लाइन ऑफ इनर लेन के बीच का गैप है, इसको डी बोल रहे हैं। दिस इज सेंटर लाइन ऑफ रोड एंड दिस इज सेंटर लाइन ऑफ इनर लेन। सेंटर लाइन ऑफ रोड से लेके सेंटर लाइन ऑफ इनर लेन के बीच के गैप को हम बोलते हैं स्मॉल डी। तो ये स्मॉल डी निकालो, निकाल पाओगे। कोई इंफॉर्मेशन है, 2 लेन 4 लेन 3 लेन कुछ दिया है, नहीं दिया है, सो इट इज नॉट मेंशन, तो आप नहीं निकाल पाओगे ना। तो मतलब कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, जो ये सिंपली लिखा है इसी को यूज करोगे। अच्छा, अब आपके मन में आएगा सर ने दूसरा वाला फॉर्मूला नहीं क्यों यूज किया, कि जब लेंथ ऑफ कर्व इज लेस देन साइड डिस्टेंस। तो फिर भी देखो, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, और कोई इंफॉर्मेशन हो ना हो, अभी आपको रेडियस ऑफ निगोशिएबल हॉरिजॉन्टल कर्व निकालना है, आर निकालना है। ठीक है, फिर से कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। दूसरे वाले में देखो, 2 पार्ट में आप तोड़ के निकालोगे, एक इस फॉर्मूले से एक इस फॉर्मूले से। ये जो पोर्शन है, ये तो आर पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है।
ये आर पे डिपेंड कर रहा है, तो ये एस माइनस एल सी पे डिपेंड कर रहा है, मतलब आपको लेंथ ऑफ कर्व पता होना चाहिए। तो देखो फिर से लेंथ ऑफ कर्व नहीं पता है, लेंथ ऑफ कर्व इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन, क्वेश्चन में एसएसडी दिया है और क्वेश्चन में सेटबैक डिस्टेंस दिया और आपसे रेडियस पूछा गया है। तो अब चूंकि डी नहीं पता है आपको और आपको ये नहीं पता है कि एलसी इज मोर देन एसडी है या एलसी लेस देन एसडी है, तो पहले ये अजम्पशन लेंगे हम और हम निकालेंगे। सो लेट्स से कि ये एलसी इज मोर देन साइड डिस्टेंस है, साइड डिस्टेंस बेसिकली यहाँ पे एसएसडी है, इसके हिसाब से निकालते हैं। तो इसके हिसाब से एम का फॉर्मूला क्या है, आर माइनस आर कॉस अल्फा बाई टू, जहां पे अल्फा बाई टू कैसे निकालेंगे, सो एस डिवाइडेड बाई टू आर इंटू 180 डिवाइडेड बाई पाई, ऐसे निकाल सकते हैं। और चेक करेंगे जो सेटबैक डिस्टेंस, इससे हम रेडियस निकालेंगे। सेटबैक डिस्टेंस हमें पता है, लेकिन हमें पहले अल्फा बाई टू निकालना पड़ेगा। तो इसको निकालने के लिए साइड डिस्टेंस गिवन है 80 डिवाइडेड बाई टू इंटू ये आर हमें निकालना है, 2r ये हमें निकालना है, और इंटू 180 डिवाइडेड बाई पाई रेडियस ऑफ कर्व हमको निकालना है। तो अभी हमको इससे भी पता नहीं चलेगा, बताओ सॉल्व करोगे या तो रखो कॉस को r के टर्म में सॉल्व करो, अगेन वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हो इजिली, हाउ कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो इसको लगाने की जरूरत ही नहीं है, ये सब आप क्यों ही कर रहे हो, कर नहीं पाओगे, बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। करना ऐसे भी कर सकते हो वैसे, पर अभी आपको आर नहीं पता है, अल्फा बाई टू नहीं पता है, तो कैसे लगाओगे, तो इसीलिए ये फॉर्मूला दिया था। तो कैसे लगाएंगे, हम लगाएंगे एम बराबर एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8r। एम कितना है 10, एस कितना है 80, इसका स्क्वायर कर दिया 80/80 गुड़े 8 गुड़े 8 गुड़े आर डिवाइड बाई 8 गुड़े आर। तो ये निकाल लो, देखो ये 10 से एक जीरो कट गया, 8 से ये 8 कट गया, तो आर कितना आ गया 80 मीटर। व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्व 80 मीटर। इट इज सिंपल क्वेश्चन। क्या इस फॉर्मूले को आप लगा पाओगे, लगा सकते हो। आर पता है पर अल्फा बाई टू नहीं पता है, अल्फा बाई टू निकालने के लिए तुमको एस चाहिए और आर चाहिए, फिर से आर नहीं पता है, आर पूछा गया है, तो ये फॉर्मूला भी नहीं लगा पाओगे। क्या ये फॉर्मूला लगा पाओगे, नहीं, आर नहीं पता है, डी नहीं पता है, आर निकालना है फिलहाल। देखो इसको तो फिर भी तुम लगा सकते हो क्योंकि एक ही अननोन है। अगर इस फॉर्मूले में तुम अल्फा बाई टू की वैल्यू रख दोगे तो ओनली वन अननोन विल बी आर, आर के टर्म में एक इक्वेशन बनेगी, सॉल्व करके आर निकाल सकते हो। पर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्योंकि कॉस के अंदर आ जाएगा, तो फिर आपको मैथ आनी चाहिए, अच्छे से सॉल्व कर सकते हो बिल्कुल। ये तो लगा ही नहीं सकते हो दूसरा वाला फॉर्मूला क्योंकि डी भी नहीं पता है अब। फिर तीसरा वाला भी नहीं लगा सकते हो क्योंकि लेंथ ऑफ कर्व नहीं पता है। तो जुगाड़ लगाया, जुगाड़ लगाया कैसे, ऐसे एम बराबर एस स्क्वायर बाई 8r, ये फॉर्मूला बताया था। दिस फॉर्मूला शुड बी यूज्ड ओनली इन ऑब्जेक्टिव, ये एक्चुअल फॉर्मूला नहीं है, ये बस ट्रिक है, एक जुगाड़ है। तो ये हमने निकाला, आर कितना आ गया, आर इज 80 मीटर। सेटबैक डिस्टेंस वो डिस्टेंस है जितनी डिस्टेंस के पीछे सेंटर लाइन ऑफ रोड या सेंटर लाइन ऑफ इनर लेन से आपको कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन कंस्ट्रक्ट करने की जरूरत है, बनाने की जरूरत है, जैसे बिल्डिंग वगैरह, सो दैट द विजिबिलिटी स्पेशली ऑन द इनर साइड इज नॉट गोइंग टू बी अफेक्टेड। तो वो जो डिस्टेंस, जो क्लियरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं इनर साइड ऑफ रोड पे, क्योंकि आउटर साइड पे दिक्कत नहीं होगी, वो जो डिस्टेंस है उसको सेटबैक डिस्टेंस बोलते हैं या क्लियरेंस बोलते हैं। ये सारे फॉर्मूले लिख दिए, आपको याद होने चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, ये सब पे क्वेश्चंस आते हैं। ये फॉर्मूला भी आपको ऑब्जेक्टिव के लिए याद होना चाहिए, स्पेशली फॉर जेईई एग्जाम, इस पे भी क्वेश्चंस पूछ लेता है। नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। लिस्ट को मैच करिए, बताइए, लिस्ट को मैच करिए। क्यूबिक पैराबोला की इक्वेशन क्या है, क्यूबिक पैराबोला की इक्वेशन क्या है, देखो यहाँ पे एस का स्क्वायर है, यहाँ पे एल का स्क्वायर है, ये तो वैसे देख के ही पता, ये शिफ्ट ऑफ कर्व का फॉर्मूला है, तुरंत समझ आ जाना चाहिए। पर यहाँ पे देखो ये एस का स्क्वायर है, एक्स का क्यूब है, यहाँ पे वी है तो है ही नहीं। तो अगर तुम यही देख लो, इतना ही तुमको देखना, कॉमन सेंस आ गया कि एक्स एस का क्यूब किस में है, तो भी आप इसका आंसर कर दोगे। तो देखो पहले को मैं किससे मैच करूंगा, ए को किससे मैच करूंगा, एक ही वो फॉर्मूला है जिसमें क्यूब आ रहा है भैया। क्यूबिक पैराबोला मतलब y बराबर ए एक्स क्यूब, इसी को तो क्यूबिक पैरा बोलते हो, क्यूबिक पैराबोला पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो एक में ही तो x का क्यूब आ रहा है, x की जगह s रख दोगे तो s का क्यूब नहीं s का स्क्वायर आ रहा है यहाँ पे। और ये तुमको याद है वैसे, ये तो किसका इक्वेशन है, दिस इज लेंथ ऑफ समिट कर्व, और उसकी प्रोफाइल कैसे लेते हैं हम, स्क्वायर पैराबोला, क्यूबिक पैराबोला रखते ही नहीं। क्यूबिक पैराबोला किसको रखते हैं हम, या तो ट्रांजिशन कर्व को, या तो फिर यू कैन से वैली कर्व को। तो ये जो इक्वेशन है, दिस इज बेसिकली इक्वेशन ऑफ क्यूबिक पैराबोला, दिस इज इक्वेशन ऑफ ट्रांजिशन कर्व एज क्यूबिक पैराबोला।
और ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्योंकि ये रेलवे में हम चूज करते हैं। तो रेलवे का जब क्वेश्चन आएगा तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 6 RL। बेसिकली ये फॉर्मूला निकल के आता है वाई बराबर ए एक्स क्यूब, जहां पे ए निकल के आता है 1/6 RL। तो ये वाई बराबर क्या निकल के आएगा, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 6 RL। ये इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ क्यूबिक पैराबोला। ठीक है, इसको आपको याद रखना है, इसको हम रेलवे में यूज करते हैं। तो पहले को मैं किससे मैच करूंगा, थर्ड से। LS² डिवाइड बाई 24R, ये तो देख के ही समझ आना चाहिए, दिस इज व्हाट, शिफ्ट ऑफ कर्व। तो शिफ्ट ऑफ ट्रांजिशन कर्व को हम किससे मैच करेंगे, सेकंड से। शिफ्ट ऑफ कर्व क्या होता है, तो जब भी हम ट्रांजिशन कर्व को फील्ड में सेट आउट करते हैं, दिस ट्रांजिशन कर्व नीड्स टू बी शिफ्टेड, इसको हमें शिफ्ट करने की जरूरत पड़ती है बेसिकली इन रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन, सो दैट इट कैन मीट द स्ट्रेट पोर्शन टेंजेंशियली। तो वो जो शिफ्ट है उसको L² बाई 24R से हम निकालते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर वैली कर्व की लेंथ कैसे निकाला है, ये देखो, लेंथ ऑफ वैली कर्व है। वैली कर्व की लेंथ हम दो क्राइटेरिया पे निकालते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ हेडलाइट साइड डिस्टेंस क्राइटेरिया एंड कंफर्ट क्राइटेरिया, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। तो ये हेडलाइट साइड डिस्टेंस क्राइटेरिया वाला फॉर्मूला है, NS² डिवाइडेड बाई 1.50 प्लस 0.035S। ये भी आपको पता है, तो इसको किससे मैच करूंगा मैं, वैली कर्व से। फिर समिट कर्व की लेंथ निकाला है आपने, ये केस 1 व्हेन लेंथ ऑफ कर्व इज मोर देन साइड डिस्टेंस, उसमें जब SSD होगा तो नीचे 4.4, जब OSD होगा तो नीचे 9.6। तो इसको किससे मैच करूंगा मैं, 4 से। V² बाई GR क्या है, ये है सेंट्रीफ्यूगल रेशियो, ये P/W की वैल्यू है, दिस इज सेंट्रीफ्यूगल रेशियो। तो मैच कर दो, ये इंफॉर्मेशन आपको पता है। तो तीन, फर्स्ट को मैच करूंगा मैं 3 से, फिर 2 से, फिर वैली कर्व को मैं, ये गलत लिख दिया है, दिस शुड बी 4, ये 4 होना चाहिए, क्योंकि 3 दो बार आ गया है, 1 2 3 4 5। तो इसको मैं क्यूबिक पैराबोला को 4 से मैच करूंगा, सो 4 2 3 4, 4 2 3, और समिट कर्व, दिस इज नॉट 4 बट 1, 4 2 3 1, देखो कहाँ पे है 4 2 3 1। क्या बोला है जी आपने, डी, हाँ जी डी। ठीक है, समझ आया सबको कि नहीं, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए भैया, वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर आपको कोई बात नहीं समझ आ रही है तो वो बोलना है। देखो, मैं चाह रहा हूं कि एक 20-25 क्लास में इसको खत्म कर दें। 20-25 क्लास मतलब अगर 1.5 घंटे की क्लास लेंगे तो भी 20 क्लास अगर मान के चलें तो 20 क्लास मतलब करीब 30 आवर्स, इससे ज्यादा हम क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करने वाले हैं। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल रेशियो नहीं होगा, हाँ जी, सेंट्रीफ्यूगल रेशियो ही है V²बाई GR। अच्छा, वी क्यूब है, हाँ जी ठीक है, ये सेंट्रीफ्यूगल रेशियो भी नहीं है, वी क्यूब है, V²बाई GR नहीं है। थैंक यू ब्रदर, इट इज वी क्यूब डिवाइडेड बाई GR, नॉट V²बाई GR। तो ये सेंट्रीफ्यूगल रेशियो भी नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन करिए, 8th क्वेश्चन। A parabolic vertical curve is to be set out connecting two uniform grades of plus 0.6% and plus 0.1%. The rate of change of gradient is to be 0.06% per 30 meter. The length of the curve will be। ये क्वेश्चन अगर आपने कभी भी नहीं पढ़ा है तो भी कर सकते हैं, बुद्धि लगा के। अगर आप सोचने में सक्षम है, नर्वस नहीं होते हैं, क्वेश्चन देख के चोक नहीं करते हैं अगर, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं कॉमन सेंस से। एक बार सॉल्व करने की कोशिश करिए, भले ही कभी नहीं पढ़ा है फिर भी इसको कर सकते हैं। कॉमन सेंस लगाइए, एक बार करने की कोशिश करिए। अ पैराबोलिक वर्टिकल कर्व is to be set out connecting two grades of 0.6%, plus 0.6% and plus 1%। तो ये दो ग्रेड्स को मिला के मतलब हमें ग्रेडियंट चेंज करना है +0.6% से +1% तक। प्लस मतलब दोनों ही अपग्रेड है, इतना हमको चेंज करना है। ठीक है, ठीक है, मतलब हमें ग्रेड चेंज करने का मतलब हमारा जो डेविएशन एंगल है वो निकल गया। डेविएशन एंगल कितना हो गया, सो +6% माइनस ऑफ +1%। डेविएशन एंगल क्या होता है, अलजेब्रिक डिफरेंस बिटवीन टू ग्रेड्स। तो ये कितना आ गया, दिस इज माइनस, ये 0.6% है, तो दिस इज -0.4%, दिस इज 0.6%। 800 मीटर, नो ऑप्शन। ठीक है, तो ये कितना आ गया, -0.4%। ठीक है, फिर बोला गया कि जो परमिसिबल रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेडियंट है वो है 0.06% पर 30 मीटर। अलग अलग चेन होती हैं, 20 मीटर चेन होती है, 30 मीटर चेन होती है, अलग अलग चेन्स होती हैं।
तो उन चेन की लेंथ के हिसाब से परमिसिबल रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेड दिया है। परमिसिबल रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेड मतलब कि पर चेन लेंथ आप कितना ग्रेडियंट को चेंज कर रहे हो। जैसे मान लो ये एक ग्रेड है, इस ग्रेड से आपको इस ग्रेड में जाना है, तो ऑल ऑफ सडन हम नहीं करना चाह रहे, धीरे धीरे कुछ चेन लेंथ में कुछ चेन चेंज करेंगे, फिर एक चेन लेंथ में कुछ करेंगे, फिर एक चेन लेंथ में कुछ करेंगे, फिर एक चेन लेंथ में कुछ करेंगे, इस तरीके से। तो इस तरीके से हम पूरा चेंज प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। तो ये परमिसिबल रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेडियंट का मतलब कि एक चेन लेंथ में अलाउबल कितना है, कितना अलाउड है, कितना आप चेंज करने वाले हो। कहने का मतलब देखो, कहने का मतलब कि अगर मैं 0.06% चेंज करना चाहता हूं, देखो एप्टीट्यूड लगा रहा हूं मैं, अगर मैं 0.06% चेंज करना चाहता हूं, तो ये चेंज जो है ये 30 मीटर में किया जा रहा है। यानी अगर मैं बोलूं कि 1% का मुझे चेंज लाना है, तो कितनी डिस्टेंस में करूंगा मैं, ये 30 डिवाइडेड बाई 0.06, इतना डिस्टेंस में। लेकिन मुझे चेंज कितना है करना है, 1% का नहीं, मुझे तो -0.4% का चेंज करना है ना, मुझे तो -0.4% का चेंज करना है। देखो मुझे तो माइनस में 0.4% का चेंज करना है। ये माइनस निकल के आया है ना, एक बार इसको चेक कर लो। ये प्लस, हाँ, प्लस 0.6 से +1, मतलब -0.4%। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, 0.4% में कितना कितना चेंज करने में कितना मीटर लग जाएगा। तो 30 डिवाइडेड बाई 0.06 इंटू 0.4, माइनस प्लस मैंने नहीं लिया है, क्योंकि आई एम इंटरेस्टेड इन कितना चेंज है। ठीक है। देखो ये आ गया। माइनस क्या शो कर रहा है कि आप कम ग्रेड से ज्यादा ग्रेड पे जा रहे हो। अगर दोनों ग्रेड सेम है तो देखो, +0.6 से +1 जा रहे हो, 0.6 कम है, 1 ज्यादा है, इसीलिए जो डेविएशन है वो निगेटिव आया। अगर 1 से 6 जाता तो ये पॉजिटिव आता। ठीक है। तो ये आ गया आंसर इसका। इसको सॉल्व करोगे तो कैसे निकल के आएगा, सो दिस इज 30 × 4 डिवाइडेड बाई 6, और ऊपर 10 मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 6 × 5 = 30, 5 × 4 = 20, और 20 × 2 = 200 मीटर आ गया। सो सच एन इजी क्वेश्चन। चाहो तो इसको ऐसे कर लो, और चाहो तो इसको ऐसे आप याद रख सकते हो। कैसे? इसको आप एक फॉर्मूला में लिख दे रहा हूं कि जो लेंथ ऑफ वर्टिकल कर्व है, बेसिकली रेलवे का क्वेश्चन है, इसको आप लिख सकते हो टोटल चेंज इन ग्रेड, टोटल चेंज इन ग्रेड, जिसको मैंने एन बोला है, डिवाइडेड बाई परमिसिबल रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेड पर चेन लेंथ, पर चेन लेंथ। इसको बुक में ऐसे भी लिख देगा वो, R1 - R2, ये रेट ऑफ चेंज है। दिस इज मतलब, या N1 - N2, मैं चूंकि N1 यूज कर रहा हूं, सो लेट्स जस्ट राइट इट N1 - N2। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज नथिंग बट N1 - N2 डिवाइडेड बाई, दिस इज लेट्स से परसेंटेज रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेड पर चेन लेंथ। तो जैसे यहाँ पे N1 कितना है, यहाँ पे दिस N1 इज 0.6, माइनस N2 कितना है 1.0, डिवाइडेड बाई परमिसिबल रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेड कितना है। सो दिस इज गिवन 0.06% पर 30 मीटर। तो इसको आप लिख सकते हो 0.06 डिवाइडेड बाई 30। इसको भी सॉल्व करोगे तो वही आएगा 200 मीटर। चाहे ऐसे निकाल लो, चाहे ये यूनिटरी मेथड बता दिया ऐसे निकाल लो, दोनों ही चीजों का सेम मतलब है। कॉमन सेंस का क्वेश्चन है ये, कि अगर मैं एक चेन लेंथ में, मतलब 30 मीटर में 0.06% का चेंज ले आता हूं, तो जो मुझे चेंज लाना है 0.4% का, उसको लाने में कितनी चेन लेंथ लगेगी या कितनी लेंथ लगेगी। एप्टीट्यूड यूनिटरी मेथड लगा सकते हो। लगा के दिखाया पहले यूनिटरी मेथड, फिर फॉर्मूला बता दिया जो बुक में लिखा रहता है। जैसे आप चाहो सॉल्व कर लो। आंसर क्या हो गया, सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए, 9 क्वेश्चन। A vehicle was stopped in 2 seconds by fully jamming the brakes. The skid marks measured 9.8 meters. The average skid resistance coefficient will be. चलिए सॉल्व करिए, सॉल्व दिस क्वेश्चन। एवरेज स्किड रेजिस्टेंस कोफिशिएंट विल बी, स्किड रेजिस्टेंस कोफिशिएंट बताना है आपको। एवरेज स्किड रेजिस्टेंस कोफिशिएंट विल बी, बताइए व्हाट विल बी द एवरेज स्किड रेजिस्टेंस कोफिशिएंट। एवरेज स्किड रेजिस्टेंस कोफिशिएंट विल बी, बताइए कैसे सॉल्व कर सकते हैं।
बताइए इसका आंसर दीजिए। पहले तो सवाल को पकड़िए, सवाल को पढ़िए, फिर से अगर तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी इसको कर सकते हो। ऐसा क्वेश्चन है, एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है, तुमने अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है हाईवे तो भी इस क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच सकते हो। कॉमन सेंस है अगर तो थोड़ा बहुत आइडिया है कि स्किड क्या होता है। शुरू करें इसको, बताना है आंसर आपको, जल्दी बताइए। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम, ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली एक टॉपिक आप पढ़ते हो, इस टॉपिक का नाम होता है ब्रेकिंग टेस्ट। ब्रेकिंग टेस्ट which is done basically to find the skid resistance coefficient, the skid resistance कोफिशियंट, ये फाइंड आउट करने के लिए हम करते हैं। ब्रेकिंग टेस्ट मतलब एक टेस्ट व्हीकल होता है, उसको हम रन कराते हैं, उसकी स्पीड से, कुछ पर्टिकुलर स्पीड से, फिर ब्रेक अप्लाई करते हैं, लेंथ ऑफ स्किड मार्क मेजर करते हैं, या टाइम ड्यूरेशन मेजर करते हैं, या फिर स्पीड ऑफ व्हीकल मेजर करते हैं। अगर हमको इन तीनों में से कोई भी दो वैल्यू पता है तो हम उसकी एफ की वैल्यू मतलब स्किड रेजिस्टेंस कोफिशियंट की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमें एनी ऑफ वन टू पता है, एक दो तीन में से अगर हमें कोई भी दो चीजें पता है तो हम एफ की वैल्यू को, स्किड रेजिस्टेंस कोफिशिएंट मतलब लॉन्गिट्यूडनल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एफ हम निकाल सकते हैं। वो तीन चीजें क्या है? तो पहला, अगर आपको लेंथ ऑफ स्किड मार्क पता है, लेंथ ऑफ स्किड मार्क आपको पता है, जिसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सो इफ यू नो द लेंथ ऑफ स्किड मार्क, जिसको एसएसडी में आपने बोला है ब्रेकिंग डिस्टेंस, जब ब्रेक अप्लाई करेंगे तो जितनी डिस्टेंस तक व्हीकल स्किड करेगा उसको ब्रेकिंग डिस्टेंस बोलते हैं। ब्रेकिंग डिस्टेंस में जब आप लैग डिस्टेंस को ऐड करते हो तो एसएसडी निकल के आता है। तो अगर आपको लेंथ ऑफ स्किड मार्क पता है प्लस सेकंड, सो अगर आपको इनिशियल स्पीड ऑफ व्हीकल पता है, अगर आपको इनिशियल स्पीड ऑफ व्हीकल पता है तो भी आप इसको निकाल सकते हो। लेट्स से इसको हम यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वैसे तो पूरे सब्जेक्ट में हमने वी या कैपिटल वी से रिप्रेजेंट किया है, पर अभी चूंकि इनिशियल और फाइनल स्पीड को मैं सेग्रीगेट कर रहा हूं, मुझे न्यूटन्स इक्वेशंस ऑफ मोशंस लगानी है तो मैंने इसलिए यू लिख दिया है। प्लस अगर तुमको एक्चुअल ड्यूरेशन ऑफ ब्रेक एप्लीकेशन पता है, जिसको मैं ब्रेकिंग टाइम लिखता हूं, ब्रेकिंग टाइम मींस एक्चुअल ड्यूरेशन ऑफ ब्रेक एप्लीकेशन, एक्चुअल ड्यूरेशन ऑफ ब्रेक एप्लीकेशन, अगर आपको ये पता है तो भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो अगर अगर किसी को इनमें से कोई भी दो चीज पता है, मतलब वन या टू पता है, टू या थ्री पता है, या फिर वन या थ्री पता है, तीन में से कोई भी दो चीज पता है, तो मैं एफ की वैल्यू को, इसके रेजिस्टेंस कोफिशिएंट एफ की वैल्यू को निकाल सकता हूं। ये कर ही क्या रहे हैं? ब्रेकिंग टेस्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन ये भी पूछता है ब्रेकिंग टेस्ट क्यों कर रहे हैं, तो इसलिए लिख दिया टू फाइंड इसकी रेजिस्टेंस कोफिशिएंट एफ। लेट्स से इसमें केस वन बनाता हूं मैं। केस वन में मुझे मतलब एल एंड यू पता है, एल एंड यू पता है, तो आप पहले ही कर चुके हो क्या, जब आपने एसएसडी निकाला है, कि जो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी है दैट इज वर्क डन बाय फ्रिक्शन। ये कॉन्सेप्ट आप कर चुके हो, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज वर्क डन बाय फ्रिक्शन। जब आप ब्रेक अप्लाई करोगे तो व्हीकल अप्लाई करने से पहले काइनेटिक एनर्जी रखेगा हाफ एम यू स्क्वायर, उसकी इनिशियल स्पीड यू है, माइनस जीरो, क्योंकि डेड स्टॉप हो जा रहा है, फाइनल स्पीड जो वी है वो जीरो हो जा रही है। दिस शुड बी इक्वल टू वर्क डन बाय फ्रिक्शन। लेट्स से कि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो एफ इंटू एन, एन इज बेसिकली वेट ऑफ व्हीकल, तो एफ इंटू डब्ल्यू लिख दिया मैंने, एफ इंटू डब्ल्यू लिख सकते हैं। और डब्ल्यू को भी मैं एक स्टेप और कम करने के लिए यहीं पे एम जी लिख दे रहा हूँ। सो दिस इज द फ्रिक्शन फोर्स, एफ इंटू नॉर्मल रिएक्शन, एफ इंटू एम जी, और इंटू डिस्टेंस फोर्स, इंटू जब डिस्टेंस करते हो तो आपको वर्क डन मिलता है। डिस्टेंस शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो देखो ये m से m कट गया, और यहां से आप l निकाल सकते हो, यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू जी एफ, निकाल सकते हो कि नहीं, यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू जी एफ। ये जो l है इसको क्या बोल रहे हैं? ब्रेकिंग डिस्टेंस। दिस इज ब्रेकिंग डिस्टेंस, या लेंथ ऑफ स्किड मार्क, ये सब क्वेश्चन पूछता है, या लेंथ ऑफ स्किड मार्क, जो आपको बोलना है बोल सकते हो, ठीक है। यहां से आप एफ निकाल सकते हो। देखो अगर तुमको दो चीजें पता है, कौन कौन सी दो चीजें? अगर तुमको फर्स्ट लेंथ ऑफ स्किड मार्क पता है, सेकंड इनिशियल स्पीड ऑफ व्हीकल पता है, तो तुम एफ निकाल सकते हो, यू कैन इजिली फाइंड।
ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ो, ये इस केस का है नहीं, ये तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, जस्ट टेलिंग यू। इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या पता है? तो इस क्वेश्चन में आपको पता है 2 सेकेंड, मतलब एक्चुअल ड्यूरेशन ऑफ ब्रेक एप्लीकेशन पता है, प्लस आपको स्किड मार्क की लेंथ पता है 9.8 मीटर्स। तो अभी उस केस में पहुंचेंगे, ठीक है? दिस इज केस 1। हाँ जी। 1/2, 1/2 वैल्यू आ गया, ठीक है। समझने पे ध्यान दीजिए, ठीक है। फिर ये ए आ गया। अब दूसरा, दूसरा हम निकाल सकते हैं एफ की वैल्यू कैसे, अगर हमें इनिशियल स्पीड और ब्रेकिंग टाइम पता है। तो देखो मैं लिख दे रहा हूं, केस 2, या लेट्स से ऐसे बी। तो बी अगर हमें यू एंड टी पता है, यू मींस इनिशियल स्पीड एंड एक्चुअल ड्यूरेशन ऑफ ब्रेक एप्लीकेशन। अब सोच के बताओ कैसे एफ निकालेंगे? एफ को कैसे निकालेंगे, सोच के बताइए। एफ को कैसे निकाल सकते हैं, सोच के बताइए। अभी हमारे पास एक फॉर्मूला है, क्या है हमारे पास फॉर्मूला? एल बराबर यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2GF, है कि नहीं? लैग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस में ये ब्रेकिंग डिस्टेंस है, ये फॉर्मूला हमारे पास है। लेकिन इसमें हमें एल नहीं पता है ना, हमें यू पता है। इस क्वेश्चन में यू और टी पता होगा आपको इस टेस्ट में, तो यू और टी पता है तब भी आप निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? तो देखो, पहले तो मैं एक इक्वेशन यूज कर रहा हूँ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स, आई होप कि आपको इक्वेशन ऑफ मोशन पता है। एक है v बराबर यू प्लस ए टी, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। देन फिर आप पढ़ते हो एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। और थर्ड आप पढ़ते हो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये पहली वाली मैं यूज कर रहा हूं। मैं क्या बोल सकता हूँ? v बराबर u प्लस ए टी, कॉमन सेंस लगा रहा हूं मैं। v कितना है? 0 है। जब ब्रेक लगाया जाएगा तो फाइनल स्पीड कितना हो जाएगा? 0। तो यहां से एक रिश्ता आ गया u का, u क्या हो गया? माइनस ऑफ ए इंटू टी। यू क्या हो गया? माइनस ऑफ ए इंटू टी। यू की वैल्यू मैंने निकाल ली इस तरीके से, ठीक है? मतलब मैंने यू, ए और टी के बीच में एक रिलेशनशिप निकाल लिया। अगर कल को मुझे जरूरत पड़ेगी इसको मैं यूज करूंगा। फिर आगे क्या कर सकते हैं? देखो जो थर्ड इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, को मैंने एल लिख दिया है क्योंकि लेंथ ऑफ स्किड मार्क क्या है? एल। अभी भी वी स्क्वायर इज 0, क्योंकि जो फाइनल स्पीड है ब्रेक लगाने के बाद जो टेस्ट व्हीकल है वो स्टॉप कर जाएगा तो 0 आ जाएगा। तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूँ कि माइनस यू स्क्वायर बराबर 2a इंटू एल है। इस तरीके से लिख सकता हूँ, माइनस यू स्क्वायर बराबर 2 इंटू एल। लेट्स से कि इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। और यहाँ पे देखो यू स्क्वायर में यहां से भी तो निकाल सकता हूँ, तो यू स्क्वायर बराबर में क्या लिख सकता हूँ? 2GF इंटू एल। और इस वैल्यू को मैं यहाँ पे प्लेस कर दे रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ कि माइनस यू स्क्वायर की वैल्यू पुट करना है, तो माइनस क्या लिख सकता हूं मैं? देखो, माइनस, आई कैन राइट माइनस 2GF L बराबर क्या हो जाएगा? 2 इंटू ए इंटू एल। देखो एल लेंथ ऑफ स्किड मार्क है, नहीं पता है, कट गया। 2 कांस्टेंट है, इधर से भी कट गया। यहां से एक आ गया, ए बराबर माइनस एफ इंटू जी, ये भी आपको याद रखना है। माइनस क्या शो कर रहा है कि ये एसिलरेशन नहीं है बल्कि ये डी एसिलरेशन है। एसिलरेशन अगर निगेटिव होता है तो उसको डी एसिलरेशन बोलते हैं, या इसको आपने पढ़ा होगा रिटार्डेशन के फॉर्म में, तो या फिर इसको रिटार्डेशन भी बोला सकता है। दिस इज डी एसिलरेशन और रिटार्डेशन। ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया। चाहो तो हम इसको ए बराबर एफ जी लिखें, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए बराबर एफ जी है, माइनस साइन नहीं लगाए, और हमें पता है कि ये एसिलरेशन नहीं बल्कि रिटार्डेशन है, तो ए बराबर एफ जी निकल गया। इसकी भी जरूरत पड़ेगी अब, लेकिन अभी भी मुझे पता नहीं है। देखो मैं कर क्या रहा हूँ, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है? मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि जो गिवन है उससे मुझे एफ तक पहुंचना है। गिवन है यू एन टी, अभी भी ए बराबर एफ जी में भी मुझे अभी ए नहीं पता है, पर ये मैंने निकाला यू बराबर ए बाई टी, सॉरी यू बराबर माइनस ए इंटू टी। तो अब मेरा फॉर्मूला बन सकता है। अब मैं क्या लगा सकता हूँ? तो अब मैं बोल सकता हूँ कि जो ए है दिस इज माइनस यू डिवाइडेड बाई टी, ये इस वाले इक्वेशन से लिखा है, और बराबर ये इसी में पुट कर रहा हूं वैल्यू, बराबर माइनस ऑफ एफ जी। तो ये माइनस से माइनस कट गया, और यहां से मैं एफ निकाल सकता हूं क्या? यू डिवाइडेड बाई जी इंटू टी, ये एक फॉर्मूला बन गया। तो अगर मुझे यू पता है, इनिशियल स्पीड ऑफ टेस्ट व्हीकल, और अगर मुझे टी पता है, एक्चुअल ड्यूरेशन ऑफ ब्रेक एप्लीकेशन, तो भी मैं एफ निकाल सकता हूँ। लेट्स से इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया, या बल्कि लेट्स से इसको इक्वेशन नंबर ए बोल दिया, एंड लेट्स से इसको इक्वेशन नंबर बी बोल दिया। दिस इज सेकंड केस। अगर मुझे यू और टी, देखो, अगर मुझे इन तीनों में कोई दो चीज पता है तो मैं
एफ निकाल सकता हूं। अब मैं तीसरा केस ले रहा हूं जिसमें मुझे टी और एल पता होगा। तो थर्ड केस में ले रहा हूं, अगर मुझे टी एंड एल पता है तो भी मैं इसकी रेजिस्टेंस कोफिशिएंट निकाल सकता हूं। कैसे? वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 AL, ये मुझे पता है, v विल बी 0। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूँ कि माइनस यू स्क्वायर बराबर 2 × A × L है। लेट्स से ये इक्वेशन 1 हो गया। फिर मुझे ये भी पता है कि v बराबर u प्लस AT है। दिस v इज 0, फाइनल स्पीड 0 है, तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि माइनस u बराबर A × T है। और अगर मैं इसी में ये वैल्यूज पुट करूं तो मैं क्या लिख सकता हूँ, A स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, A स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, स्क्वायर कर दिया है, माइनस यू का स्क्वायर है तो माइनस यू की वैल्यू कितनी है, ए इंटू टी की, तो माइनस यू का स्क्वायर कितना हो गया, ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, और माइनस साइन भी आ जाएगा, बराबर 2 × A × L। यहाँ से देखो एक ए से एक ए कट गया, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ ए बराबर एल, या मैं माइनस हटा दे रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है ये रिटार्डेशन है। सो ए बराबर 2L डिवाइडेड बाई, क्या लिख सकता हूँ मैं, टी स्क्वायर। ये मुझे पता चल गया। और मुझे और पता है कि ए बराबर एफ जी होता है। ए बराबर एफ जी होता है तो एफ कैसे निकाल सकता हूं मैं, ए बाई जी, यानी 2L डिवाइडेड बाई जी टी स्क्वायर। ये भी एक फॉर्मूला बन गया। सो दिस इज फॉर्मूला नंबर थर्ड। अगर मुझे एल पता है और टी पता है तो भी मैं एफ की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकता हूँ। ठीक है, तो भी मैं एफ की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकता हूँ। ये तीन केसेस बन सकते हैं, तीनों क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। ठीक है, अभी जो क्वेश्चन आया है ये थर्ड केस से आया हुआ है, ब्रेकिंग टेस्ट टू फाइंड स्किड रेजिस्टेंस कोफिशिएंट। में डेरिवेशन करा दी, क्लास में क्वेश्चन भी कराता हूँ मैं इसका। नाउ यू कैन सॉल्व। तो मुझे क्या क्या पता है, मुझे टी पता है और मुझे एल पता है, मतलब ये केस थर्ड का क्वेश्चन है। और केस थर्ड में क्या है, 2L डिवाइडेड बाई जी टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला 2L डिवाइडेड बाई जी टी, एफ की वैल्यू का ये फॉर्मूला है। सॉल्व कर लीजिए, वैल्यूज को पुट करिए, तो उसको पुट करिए। तो 2 × L कितना है, 9.8, डिवाइडेड बाई जी लिख दिया 9.81, इंटू टी कितना है, तो 2 सेकेंड, सो 2 स्क्वायर। ये जी से ये एल कट गया, एक दो से एक दो कट गया, क्या आ गया, 1/2, दैट इज 0.5। अब पढ़ने का एक तरीका, तुमने ये सवाल पढ़ लिया। पढ़ने का दूसरा तरीका, तुमने ये सब पढ़ लिया कि अगर कल को क्वेश्चन आए तो आप, जरूरी थोड़ी ना इसी फॉर्मूले से क्वेश्चन पूछे, जो सी वाला है, बी से भी तो पूछ सकता है और ए से भी तो पूछ सकता है, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अब आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई। इस टॉपिक से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप कर ही लोगे। अच्छा, ये भी तुमको याद रखना है, ए बराबर एफ जी। यहां से एक और चीज मैं बोल सकता हूँ, पीछे हमने पढ़ा हुआ है एसएसडी, पीछे हमने पढ़ा हुआ है एसएसडी। एसएसडी हमने क्या लिखा था, तो इट वाज यूटी प्लस एस बराबर, सॉरी, एसएसडी हमने क्या लिखा था, वीटी प्लस, क्या लिखा था, फॉर्मूला याद करिए, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2GF। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2GF। ठीक है, और अभी मैंने बताया कि ए बराबर क्या है, एफ जी। तो चाहूं तो मैं इस एफ जी को भी ए से रिप्लेस कर दूं, तो इसको लिख सकता हूं मैं यू टी प्लस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2A। इन पे भी क्वेश्चन कभी कदार पूछ लेता है एसएसडी निकालने के लिए, अच्छा पेपर बनेगा तो वो आपसे यू देगा और ए देगा, और ए इज नथिंग बट एफ इंटू जी। तो आप तो पहले वाला फॉर्मूला नहीं लगा पाओगे, तो इस पे भी क्वेश्चन पूछता है कई बार, इसको भी आपको याद रखना है। एसएसडी कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई दिस फॉर्मूला। चलिए सॉल्व दिस क्वेश्चन। Which of the criteria given below are used for the design of valley curve? वैली कर्व की बात कर रहे हैं, फिर से सोच के बताइए वैली कर्व में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजाइन क्राइटेरिया क्या है, कंफर्ट, फॉलोड बाई HSD, हेडलाइट साइड डिस्टेंस। एक्चुअली विजिबिलिटी इज नॉट एन इशू, प्लस ड्रेनेज इज एन इशू हियर, ड्रेनेज के हिसाब से भी करना पड़ेगा, प्लस एस्थेटिक्स के हिसाब से हमेशा ही करना पड़ता है। तो ये चार क्राइटेरिया थे। कंफर्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, HSD है नहीं विजिबिलिटी पर रात के समय में प्रॉब्लम होगी, ड्रेनेज एन इशू ही है, एस्थेटिक्स। तो आंसर, राइडर कंफर्ट यस, हेडलाइट साइड डिस्टेंस यस, ड्रेनेज यस। तो 1 2 एंड 3। अभी देखना आप 80% तो क्वेश्चन देख के आंसर दे दोगे अगर आप मेरी बातें ध्यान सुन रहे हो तो। सॉल्व दिस क्वेश्चन, 10th के बाद फिर 11th क्वेश्चन।
इट इज जनरल प्रैक्टिस टू प्रोवाइड कैंट टू द रोड सरफेस विद इनर एज फॉर्मिंग द पाइवट पॉइंट। फिर से वही क्वेश्चन आ गया, बोला गया जनरल प्रैक्टिस ये है कि जो कैंट है, कैंट इज नथिंग बट सुपर एलिवेशन, जो सुपर एलिवेशन है इसी को कई बार कैंट या बैंकिंग बोलते हैं। सुपर एलिवेशन या बैंकिंग इन सब का एक ही नाम है। तो बोला गया जब जनरल प्रैक्टिस में हम जब कैंट प्रोवाइड करते हैं, मतलब सुपर एलिवेशन जब हम प्रोवाइड करते हैं, मतलब जब हम आउटर एज को विद रिस्पेक्ट टू इनर एज जब ऊपर उठाते हैं, और कैसे, सो एज फॉर्मिंग द पाइवट पॉइंट, इनर एज विद विद इनर एज फॉर्मिंग द पाइवट पॉइंट, बोला गया इनर एज को हम पाइवट पॉइंट बना के ये चीज करते हैं। ठीक है, फिर करते कैसे हैं, दोनों तरीके से करते हैं हम। वी कैन मेक द पाइवट पॉइंट मींस वी कैन रोटेट द पेवमेंट अबाउट सेंटर लाइन एज वेल एज इनर एज। दोनों के फायदे नुकसान पता है तुमको, तो ठीक है ये काम करते हैं। इन जनरल प्रैक्टिस टू प्रोवाइड कैंट टू द रोड सरफेस विद इनर एज फॉर्मिंग द पाइवट पॉइंट कर सकते हैं। रीजन देखो, इट डज नॉट चेंज द सेंटर लाइन, गड़बड़ हो गया। अगर इनर एज पाइवट पॉइंट होगा तो सेंटर लाइन तो चेंज हो जाएगा ना, यही तो इसका ड्रॉबैक था, ये गलत हो गया। सो इट डज नॉट चेंज द सेंटर लाइन लेवल्स व्हिच हैव ऑलरेडी बीन फिक्स्ड एट द डिजाइन स्पीड। नहीं, ये गलत बात है, ये तो तब नहीं बदलेगा जब हम पाइवट पॉइंट एट द सेंटर लाइन चूज करेंगे, बट वेन एवर द इनर एज के अबाउट रोटेशन होगा तो सेंटर लाइन विल चेंज। तो मतलब असर्शन सही है और रीजन गलत है, मतलब क्या हो गया, ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स, सी पार्ट। समझ पाएगी नहीं क्या आंसर दे रहे हैं आप लोग, चेक करने दीजिए एक बार। सी पार्ट, हाँ जी। चलिए 11th के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, 12th क्वेश्चन। ऑल दिस क्वेश्चन 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन सॉल्व करिए। 12th क्वेश्चन सॉल्व करिए। फॉर अ सर्कुलर कर्व ऑफ रेडियस 200 मीटर द कोफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन 0.15 एंड डिजाइन स्पीड इज 40 kmph। द इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन, इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन क्या है, तो ये इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन आपको पता होना चाहिए। तो इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन क्या है, व्हेन द सुपर एलिवेशन alone is sufficient, is sufficient to counteract the effect of centrifugal force, centrifugal force without depending on the coefficient of friction F, उसको क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन। ठीक है, और ये भी आपको पता होना चाहिए कि इन दिस सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन में जो आर ए है दिस विल बी इक्वल टू आर बी, मतलब जो प्रेशर बिलो बोथ द व्हील्स है वो सेम है। सारे क्वेश्चन पूछता है, हालांकि ये यहाँ पे मेंशन कर दिया फॉर इक्वल प्रेशर और इनर एंड आउटर व्हील, पर आपको ये पता होना चाहिए ये भी क्वेश्चन पूछता है। फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है सुपर एलिवेशन का, तो सुपर एलिवेशन का फॉर्मूला हमने पढ़ा है ई प्लस एफ बराबर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 127 आर। अब अगर एफ को मैं जीरो ले लूं और सारा का सारा जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इफेक्ट है उसमें केवल और केवल जो रेजिस्टेंस है वो मैं ई से प्रोवाइड करूं, तो इस वाले ई को बोलते हैं इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन। दिस विल बी नथिंग बट वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 127 आर। और इस केस में प्रूफ करके मैंने क्लास में दिखाया है कि प्रेशर बिलो बोथ द टायर्स इज सेम, रिएक्शन दोनों के नीचे बराबर आई थी, आर ए बराबर आर बी, वो प्रूफ करके हमने दिखाया। ये इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन है, सॉल्व कर लो, यही पूछा है, इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन निकालना है। फॉर सर्कुलर कर्व ऑफ रेडियस 200 मीटर द कोफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन इज 0.15। एफ की वैल्यू दे दिया है आपको, ठीक है। एफ की वैल्यू दिया है क्यों बताओ, बेवकूफ बनाने के लिए, एक्चुअली इसकी आपको कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। डिजाइन स्पीड दे दिया 40 kmph, तो इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन निकाला जा सकता है। कैसे निकाला जा सकता है, तो मैं लिख सकता हूँ ई इक्विलिब्रियम कितना आ गया, वी कितना है 40 स्क्वायर हो गया, या ऐसे लिख दे रहा हूँ 40 गुणे 40 डिवाइडेड बाई 127 इंटू आर इज द रेडियस ऑफ कर्व, दिस इज 200 मीटर। सॉल्व कर लो, तो दो जीरो से दो जीरो मैंने कट कर दिए, दो दूना चार, ऊपर हो गया 8 भागे 127, 8 डिवाइडेड बाई 127। ठीक है, 8% में अगर निकालना है तो 8 डिवाइडेड बाई 127 इंटू 100 यानी 800 बट्टे 127, तो 200 अगर होता तो ये 4 गुना होता। ठीक है, मतलब 127 है तो 4 से ज्यादा है, कितना आ रहा है बताइए सॉल्व करके।
12 अट्ठे 96, 12 सते 84, दिस विल बी बी पार्ट। बी नहीं बल्कि सी होना चाहिए। 6.3 सॉल्व करके बताइए। सॉल्व करके इसका आंसर दीजिए, मेरे ख्याल से 6.3 आना चाहिए। ठीक है, सी पार्ट। 225 वाली नहीं यूज, नहीं 225 वाली तो डिजाइन सुपर एलिवेशन की इक्वेशन है ना। दैट इक्वेशन इज ऑफ डिजाइन सुपर एलिवेशन। तीन सुपर एलिवेशन है, एक रिक्वायर्ड सुपर एलिवेशन ई प्लस एफ बराबर वी स्क्वायर बाई 127 आर, एक इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन ई बराबर वी स्क्वायर बाई 127 आर, एक डिजाइन सुपर एलिवेशन विद रिगार्ड टू मिक्स ट्रैफिक सिचुएशन, वो है वी स्क्वायर बाई 225 आर, उसको तब लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए। 13th question. If a descending gradient of 1 in 25 meets an ascending gradient of 1 in 40, then the length of valley curve required for headlight side distance of 100 meter. वैली कर्व की लेंथ निकालना है आपको। वैली कर्व की लेंथ कैसे निकाला है हमने, बताइए। हाउ हैव वी कैलकुलेटेड द लेंथ ऑफ वैली कर्व? लेंथ ऑफ वैली कर्व हमने दो हिसाब से निकाला है, देखो। जो लेंथ ऑफ वैली कर्व है वो हमने दो तरीके से निकाला हुआ है। जो लेंथ ऑफ वैली कर्व है, देखो, वैली कर्व की लेंथ हमने निकाली है। वैली कर्व की लेंथ हमने निकाली है ऑन द बेसिस ऑफ टू क्राइटेरिया। तो पहला हमने निकाला था ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ हेडलाइट साइड डिस्टेंस क्राइटेरिया। और इसके हिसाब से क्या फॉर्मूला आया था, तो इसमें भी किया था फर्स्ट केस ए, जब एल इज मोर देन साइड डिस्टेंस, यानी लेंथ ऑफ कर्व साइड डिस्टेंस ज्यादा है। तो हमारा फॉर्मूला क्या निकल के आया था, एल यानी लेंथ ऑफ वैली कर्व, ये लेट से वी है, तो ये आया था एन एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1.5 प्लस 0.0035 एस, ऐसे साइड डिस्टेंस। तो ये ऐसे निकालेंगे 0.0, 0.0035, 0.035 है कि 0035? वेट एक मिनट। तो यार काफी टाइम बाद पढ़ो ना तो खुद ही कंफ्यूज होने लगता है। रिवीजन इज सो मच इंपॉर्टेंट। 0.035 है, ठीक है। अब मैं चूंकि कई बार कर चुका हूं तो मैं अपनी गलती पकड़ लेता हूँ। एज ए स्टूडेंट आप गलती भी नहीं पकड़ोगे, ये गलत ही हो जाएगा। मुझे पता है कि ये गलत हो गया क्योंकि मैंने पहले भी सॉल्व किया। 0.035 है, ये एक कंडीशन निकल गया। फिर अगर L इज लेस देन साइड डिस्टेंस है तो ये एल भी निकल के आएगा। कैसे, तो इसका फॉर्मूला कैसे निकल के आएगा बताइए। देन दिस विल बी 2s माइनस 1.5 प्लस 0.035s डिवाइडेड बाई n। ये आपको याद रखना है, ये दो फॉर्मूला है। तो ये तो एक ऐसे निकाला हमने, दिस इज ए एंड बी, इसी एक में, ए में ही, फर्स्ट में ही। दूसरा हमने कैसे निकाला, ऑन द बेसिस ऑफ कंफर्ट क्राइटेरिया। ऑन द बेसिस ऑफ कंफर्ट क्राइटेरिया तो हमने दो क्यूबिक पैराबोला के हिसाब से समथिंग लाइक दिस, ये एल एस लेंथ ऑफ वैली कर्व हमने डिफाइन किया था 2ls। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि वैली कर्व कैन बी प्रोवाइडेड एज टू ट्रांजिशन कर्व ऑफ शेप क्यूबिक क्यूब ऑफ शेप क्यूबिक पैराबोला विदाउट एनी इंटरमीडिएट कर्व। यहाँ बीच में कोई और सर्कुलर कर्व नहीं है, इस तरीके से हमने प्रोवाइड किया था। और इसका फॉर्मूला जब हमने निकाला था तो ये निकल के आया था 0.38 रूट ऑफ एन वी क्यूब, ये भी कैपिटल में, एन वी क्यूब, ये निकल के आया था। ठीक है, दिस वाज द फॉर्मूला इक्वेशन। ये जो हमने फॉर्मूला निकाला है ये हमने ऑन द बेसिस ऑफ स्क्वायर पैराबोला निकाला है, पर हम प्रोवाइड करेंगे इन शेप ऑफ क्यूबिक पैराबोला। क्यूबिक पैराबोला एज अ वैली कर्व या वर्टिकल कर्व की इक्वेशन क्या है, तो ये इक्वेशन आप लिख सकते हो y बराबर ए एक्स क्यूब टाइप की, जहां पे a की वैल्यू कितनी होगी, सो नाउ दिस इज 2n डिवाइडेड बाई 3l एक्स क्यूब। सिखाया था आपको, एन एक्स स्क्वायर बाई 2l, ये था समिट कर्व की इक्वेशन, ये है वैली कर्व की इक्वेशन। तो ये सारी बातें हमने क्वेश्चन में डिस्कस किया हुआ था। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पढ़िए, कर सकते हैं इसको आप। ये सब एक बार अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो गो एंड रिवाइज। ठीक है, अब ये डिराइव करने लगूंगा तो फिर पूरा हाईवे ही पढ़ लीजिए ना आप, फिर तो दैट विल बी नॉट क्वेश्चन सेशन। हर चीज डिराइव नहीं कर सकते हैं, जो जितना समझाना है मैं उतना ही समझाऊंगा। इस हर चीज अगर डेरिवेशन करके बताने लगूंगा देन इट विल बी टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम। फिर उसके लिए प्रॉपर क्लास ही करनी चाहिए आपको ना फिर। तो लेकिन ये आपने वैली कर्व के लिए पढ़ा हुआ है, इतना मैंने आपको याद दिला दिया। वैली कर्व एक वर्टिकल कर्व है।
वैली कर्व तब फॉर्म होगा वेन एवर अ फॉलिंग ग्रेडियंट विल बी मीटिंग अ राइजिंग ग्रेडियंट, या दो कंटिन्यूअसली राइजिंग या फॉलिंग ग्रेडियंट मीट कर रही हैं और जो डेविएशन एंगल है वो निगेटिव आ रहा है। आइडियल शेप ऑफ वैली कर्व क्यूबिक पैराबोला है, क्योंकि हमें कंफर्ट यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजाइन क्राइटेरिया रखना है, और क्यूबिक पैराबोला से कैलकुलेशंस डिफिकल्ट हो सकती हैं, इसीलिए फॉर कैलकुलेशन आईआरसी बोलता है कि स्क्वायर पैराबोला वाली इक्वेशन जो समिट कर्व में लिखी थी वही यूज कर लो, पर फील्ड में प्रोवाइड कर रहे हैं एज अ cubic parabola. A valley curve can be assumed as two transition curves having no intermediate, no central circular portion, circular curve. ये सारी चीजें आपने पढ़ी थी, जहां पे एस साइड डिस्टेंस है, एन डेविएशन एंगल है, ये सब चीजें आपने निकाला था पहला 1 डिग्री। इसमें ये जो डिराइव किया है इस पे भी क्वेश्चन आता है जेई में, तो जो अल्फा है बीम एंगल वो 1 डिग्री हम कंसिडर करते हैं, और जो हेडलाइट की हाइट है एच वो हम कंसिडर करते हैं 75 सेंटीमीटर, यानी 0.75 मीटर। ये सब हमने कंसिडर करके इसको डिराइव किया था। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है कि अल्फा कितना है, 1 डिग्री के आसपास है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए। अच्छा, एक और देखिए, एक और चीज आपको याद बता रहा हूँ, ये भी क्वेश्चन चूंकि अभी रिसेंटली पंजाब में पूछा गया था, तो ये भी आपको पता है जुगाड़, ट्रिक, अप्रोक्सीमेट मेथड। तो एल को आप लेंथ ऑफ वैली कर्व NS स्क्वायर डिवाइड बाई 6 से भी निकाल सकते हो। फॉर ऑब्जेक्टिव ओनली मैंने बोला था आप इसको यूज करोगे, एक्चुअल तो फॉर्मूला वो है। तो पहले मैं जुगाड़ से देखो निकाल के दिखा रहा हूँ। ये जुगाड़ भी पूछा जा चुका है, बोला गया वैली कर्व की इक्वेशन पंजाब में पूछा गया था, क्या लिख सकते हो, NS² बाई 4, NS² बाई 6, NS² बाई 5 लाइक दिस, NS² बाई 4.4। तो आपको ये भी याद रखना है। अब पहले देखो जुगाड़ से निकाल रहा हूँ। लेंथ ऑफ वैली कर्व पूछा है तो एल भी मैं निकाल सकता हूँ NS² डिवाइड बाई 6। एन कितना हो जाएगा, तो एक डिसेंडिंग ग्रेडियंट 1/25 की मिल रही है, एक असेंडिंग ग्रेडियंट 1/40 की, तो एन क्या हो जाएगा, -1/25 और माइनस प्लस ऑफ 1/40। 1/25 मतलब 4% और 1/40 मतलब 2.5%, माइनस माइनस है दोनों जुड़ रहे हैं, तो 4 2 6 मतलब 6.5% में लिख सकता हूँ। ठीक है, और ये कैसा आ गया, माइनस साइन के साथ। इस फॉर्मूले में मॉड ले लो, क्योंकि माइनस प्लस से मतलब नहीं है, डेविएशन एंगल से हम इंटरेस्टेड है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 6.5 यानी 65/10। 6.5% है तो इंटू 1/100 कर दिया। 6.5 डिवाइड बाई 100 करता तो परसेंट आता ना, 0.5 हटा दिया मैंने, डिवाइड बाई 10 कर दिया। तो ऐसे लिख सकते हैं, इंटू एस। एस कितना है, तो हेडलाइट साइड डिस्टेंस गिवन है क्वेश्चन में 100², तो ये हो गया 100 × 100 डिवाइडेड बाई 6। इसी को सॉल्व कर लो, देखो 1 2 3, 1 2 3 जीरो कट गए, कितना आ गया, तो ये आ गया 650/6, यानी 6 × 6 और 0 6 × 48 समथिंग 108 समथिंग, अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी आ गई, 130 मीटर। एग्जैक्टली निकालना है तो एग्जैक्टली निकालना आपको अनिवार्य है, आना चाहिए। तो आप कैसे निकालोगे, बोला गया डिसेंडिंग ग्रेडियंट इतना है, द लेंथ ऑफ वैली कर्व रिक्वायर्ड फॉर अ हेडलाइट साइड डिस्टेंस, तो इन्होंने बोल दिया हेडलाइट साइड डिस्टेंस क्राइटेरिया से। तो एलवी क्या लेंगे, अगर लेंथ ऑफ कर्व इज मोर देन साइड डिस्टेंस है, सो वी कैन टेक इट, कितना लेंगे हम, इट विल बी 1 पॉइंट, सॉरी नॉट 1.5, वेरी सॉरी। क्या फॉर्मूला हम लिखेंगे, अभी हमने पीछे फॉर्मूला लिखा लेंथ ऑफ वैली कर्व, ये देखो हमने फॉर्मूला लिखा है लेंथ ऑफ वैली कर्व NS², वैसे ही है जैसे NS² पहले था, बस नीचे चेंज हो गया। NS² तो वहां पे भी था ना इन केस ऑफ समिट कर्व, तो NS² डिवाइडेड बाई 1.5 प्लस 0.035 एस, इसमें वैल्यू पुट करो। एन कितना है, तो 6.5%, यानी 0.065 इंटू एस कितना है, 100 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1.5, 1.5 और प्लस 1.5 और प्लस 035 इंटू 100। इसको एक बार सॉल्व करो कैलकुलेटर से, जो सॉल्व इट, तो ये आएगा 0.065 इंटू 100 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1.5 प्लस 0.035 इंटू 100। जब इसको सॉल्व करेंगे ये एग्जैक्टली आएगा 130। देखो, तो बी पार्ट जुगाड़ से भी निकाल लिया मैंने, बी पार्ट एक्चुअल अप्रोप्रिएट मेथड से भी हमने निकाला। क्या बोल रहे हैं आप लोग, एग्जैक्टली हाँ जी भाई। अच्छा, इससे भी एग्जैक्टली 130 आ रहा है, लेट मी चेक इट। 65, सॉरी 0.065 इंटू 100 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6, 108 ही आ रहा था। ठीक है, तो दिस इज गोइंग टू बी आंसर।
अरे सीखने पे ध्यान दो भाई जॉय बाबा, पता है मुझे फॉर्मूला, आप तो आंसर में ही घुसे पड़े हो। सीखने पे ध्यान दो, मुझे पता है, पूरा 100% यकीन है तुमको ये बात नहीं पता थी। इस पे ध्यान दो जो बता रहा हूँ नया चीज। फॉर्मूले में मत घुसे रहो आंसर में, सीखने पे ध्यान दो। ये नई चीज मैंने बताई, ये आपको पता नहीं थी। मैं जुगाड़ बता रहा हूँ, मैं ये फॉर्मूला तुम लगा पाओगे? अभी कैलकुलेटर है तुम्हारे पास, एग्जाम में ना बुद्धि भी फेल हो जाती है, चौक कर जाते हैं बच्चे, आता हुआ सवाल नहीं हो पाता है वहां पे। वहां पे जब फंसोगे ना तो हड़बड़ा जाओगे, धड़कनें तेज हो जाएंगी। इसीलिए काम रखने के लिए आपको मैं अप्रोक्सीमेट मेथड बता रहा हूँ। फॉर्मूला तो यहाँ पे भी था, देखो यहाँ पे भी आपको जुगाड़ बताया मैंने। यहाँ पे हमने ये निकाला था, ये देखो। तो ये तो ठीक है, आप समझने पे ध्यान दो। आई गारंटी कि ये फॉर्मूला आपने नहीं पढ़ा था जो n² by 6 लिखा है। बताओ पढ़ा था कभी? तो नहीं पढ़ा होगा अगर आपने मेरे से नहीं पढ़ा है तो। ठीक है चलिए, 14 क्वेश्चन करिए। An ascending gradient of 1 in 100 meets a descending gradient of 1 in 50। नहीं पढ़ा था ना, मुझे पता है क्या कौन पढ़ा है, सब पता है मुझे। कौन क्या पढ़ा है सब मुझे पता है, आई नो दैट। बहुत साल से पढ़ा रहा हूँ मैं। चलिए पढ़िए आगे, क्वेश्चन करिए, 14 क्वेश्चन। यार 7:30 हो गया, आपकी 7 बजे से क्लास थी, आप लोगों ने बताया कि नहीं? चलिए, दिस इज ऑल फॉर टुडे। हाँ, दिस इज ऑल फॉर टुडे, बाकी कल करते हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे। बताइए, कोई डाउट है तो पूछिए, उसको डिस्कस करते हैं, अदरवाइज कल करते हैं। कोई डाउट है तो बताइए, उसको डिस्कस करते हैं, अदरवाइज कल करते हैं। थैंक यू ब्रदर। बताइए। थैंक यू भाई नवीद, बताइए कोई चीज पूछनी है तो। ठीक है चलिए, दिस इज ऑल फॉर टुडे। ये मैं आपको पीडीएफ भेज दे रहा हूँ, बाकी अगली क्लास में कवर करते हैं, ठीक है।